अपनी अंतरात्मा से पूछना है, झूठ नहीं बोलना। आपकी अंतरात्मा क्या बोलती है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम टाइप के। दिमाग वाली बात कर रहा है आज तो, ये नहा धो के बैठा है शायद पढ़ने। ये बोर्ड पे काम करवा रहा हूँ बेटा, है ना। तो पीछे से क्लास में बच्चे हंसने लगे क्योंकि बच्चों को तो मौका चाहिए। तो बोले सर इसका मतलब तो ये कि पहले वाले की जरूरत नहीं थी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक हमेशा कनेक्टेड रहता है चीजों से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि ये पेज इंपॉर्टेंट है, वो नहीं बोल रहा, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया बेटा लेक्चर नंबर 8 और आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 3, ठीक है, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो हमने लास्ट टॉपिक रखा था टोटोमेरिज्म, वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम आगे जो मैंने आपको बताया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं यार क्या क्या डिस्कस करेंगे हम। टुडेज गोल क्या है हमारा? तो टुडेज गोल वही सेम जैसा हमने आपको बताया था। सबसे पहले डाउट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे वो बात करेंगे, देन टोटोमेरिज्म जो बचा हुआ है, और फिर हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है, और जितना ज्योमेट्रिकल कवर कर पाएंगे उतना हम क्या पढ़ेंगे बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टार्ट करें भाई। चलिए सबसे पहले बात देखते हैं हम डाउट की। डाउट क्या हमारे पास ये वाले क्वेश्चंस का? काफी लोग बोल रहे थे कि सर फिर से बताइए, फिर से बताइए। ठीक है, फिर से गोरा हो गया ना। हाँ भाई, क्या है हमारे पास? देखिए डाउट क्या था इसमें, ये इसमें था कि हमारे पास की जितने भी हाइड्रोजन है ना, इधर जैसे हमारे पास 2 हाइड्रोजन इधर है, और कहां पर हाइड्रोजन है। मैं आपके अगर इस स्ट्रक्चर को फिर से बनाऊं तो किस टाइप से बनेगी हमारे पास? देखो भाई, ये हमारी स्ट्रक्चर है, तुम्हारी भी यही है, हमारी भी यही है। ठीक है भाई, तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें इधर है CH2 और ये 2 रिंग है। ठीक है, अब इसमें H किधर किधर है? H सर वैलेंसी कंप्लीट करनी है, सिंपल पता लग ही जाएगा। तो इधर H है, ये H है, इधर H है, इधर H है, इधर H है। क्लियर है? सिमिलरली H H H H H, ये H है। क्लियर है? अब वो बोल रहा है कि एक टाइम पर एक ही हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है, किससे? क्लोरीन एटम से। तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनने हैं वो बताने आपको। तो आपके पास, आप देखो, अपनी अंतरात्मा से पूछना है, झूठ नहीं बोलना। आपकी अंतरात्मा क्या बोलती है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम टाइप के, क्योंकि पूरा कंपाउंड सिमेट्रिक है। पूरा कंपाउंड कैसा? सिमेट्रिक है। तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या सेम टाइप के? बिल्कुल सर। क्या ये भी सेम टाइप के हैं? तो ये चारों हाइड्रोजन सेम टाइप के। कैसे भाई? आप इधर क्लोरीन लगाओ, इधर लगाओ, एक ही बात है। इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, आप IUPAC नेम लिखोगे सेम ही आएगा। स्ट्रक्चरली देखने हमें बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, तो एक तो टाइप ये हो गया। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा देखो हमारे पास, क्या ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या सेम टाइप के? बिल्कुल सर, ये भी सेम टाइप के। बोलो भाई, क्लियर है भाई? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी सेम टाइप के। हाँ सर बिल्कुल, ये भी सेम टाइप के। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये भी दोनों सेम टाइप के। तो इनमें से मतलब आप देखो, येलो वाले में किसी भी एक को सब्स्टिट्यूट कर दो, सेम ही बनेगा। आप इसको हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाओगे, जो कंपाउंड बनेगा, या फिर इस हाइड्रोजन को हटा के फिर क्लोरीन लगाओगे, जो कंपाउंड बनेगा, दोनों सेम ही होंगे। सिमिलरली इनमें से भी आप हटाओगे तो सेम ही बनेगा। मतलब चारों में से आप अगर हर एक बार एक एक हाइड्रोजन हटा रहे हो ना, तब भी कंपाउंड चारों बार सेम ही बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन चारों को हम एक ही काउंट करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमें सेम ही मिल रहा है भाई। क्लियर है? सिमिलरली पिंक वालों के लिए था, व्हाइट वाले 2 है। अब इसके अलावा हमारे पास इधर और बच गया एक। ठीक है, इसके बारे में क्या है भाई? ये भी हमारे पास क्या है, सेम ही टाइप का है। तो इसको मैं किस कलर से करता हूं? इससे कर देता हूं। एक हमारे पास ये है, तो कितने टाइप के हो गया बता दो? पिंक वाला और ये येलो, 2 3 4, कितने हो गए टोटल? 4 टाइप का। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 4 कहां है? ए आ जाएगा। क्लियर है? यही अपन ने बताया था। क्लियर है भाई? अरे समझ में आ गया? एक और बता देता हूं मैं आपको, एक पॉइंट इसमें, जैसे अगर आपको मान लो चीजें थोड़ी और कम समझ में आती है, तो वैसे मैं ये आपको बाद में बताने वाला था, बट अभी बता देता हूं थोड़ा। ये हमारे पास है, ठीक है। तो अगर ये बेंजीन रिंग है और इधर कोई भी ग्रुप कनेक्टेड है, मान लो बेंजीन रिंग में कहीं पर भी कोई भी ग्रुप कनेक्टेड है, ये जरूरी नहीं है कि इसी पोजीशन पर कनेक्टेड हो, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं पर भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब ध्यान देना, इसकी जो जस्ट एडजेसेंट पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है बेटा? एडजेसेंट पोजीशन। एडजेसेंट पोजीशन कहां है? ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्थो। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्थो। क्लियर है?
ये ऑर्थो है और ये भी ऑर्थो है, क्लियर है? बिल्कुल सर, कोई समस्या नहीं है, ये दोनों ऑर्थो हो गई। बिल्कुल। इससे जो नेक्स्ट है, इससे नेक्स्ट कहां है सर? ये है, एक तो ये है और एक ये है, इसको बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं बेटा? मेटा। तो ये दोनों मेटा पोजीशन है, क्लियर है भाई? देखो मेटा का मतलब ये नहीं कि ये पोजीशन रहेगी, नहीं, मेटा का मतलब ये है कि आप जिस ग्रुप के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, अभी मैं जी के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, जिस ग्रुप या एटम के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, उससे नियरेस्ट वाली पोजीशन है, उससे जो नेक्स्ट नियरेस्ट है वो मेटा पोजीशन होगी, क्लियर है भाई? और जो जस्ट अपोजिट है उसको बोलते हैं हम पैरा। क्या बोलते हैं बेटा? पैरा। तो ये हमारे पास हो जाएगी पैरा पोजीशन। तो ये हो गए हमारे पास पैरा। तो ये मैंने क्यों बताया आपको? जैसे मान लो कि हमारे पास ये CH2 के रेस्पेक्ट में देखोगे तो अब देखो ये पिंक वाली पोजीशन चारों क्या है? ऑर्थो पोजीशन है, बिल्कुल सही है, तो मैंने सेम लिया है। इसके बाद ये जो येलो वाली पोजीशन है चारों मेटा पोजीशन है, ये भी सही बात है। और जो व्हाइट वाली ये कौन सी है? पैरा पोजीशन है, क्लियर है भाई? ऑर्थो मेटा पैरा, और एक इस पे भी हाइड्रोजन है तो ये भी आ जाएगा, क्लियर है भाई? तो इस टाइप से हमें सब्स्टिट्यूट करके हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 4 स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है? ये हमारा डाउट था। इसके बाद हमारे पास होमवर्क के क्वेश्चन थे। होमवर्क ये था हमारे पास, क्या है इसमें हमें बताना है कि टोटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। क्या बताना है बेटा? कि टोटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी, हमें बताना है कि किस में टोटोमेरिज्म होगी और किस में टोटोमेरिज्म नहीं होगी, ठीक है? तो टोटोमेरिज्म कौन कौन सा करेगा? ये मैंने होमवर्क का क्वेश्चन दिया था आपको, क्लियर है भाई? तो टोटोमेरिज्म इसमें होगी या नहीं होगी, देखो हमारे पास सबसे पहले देखते हैं भाई, ये हम इसको करते हैं इस वाले कलर से जिससे दिखे। देखो ये हमारे पास क्या है? C डबल बॉन्ड O, इधर अल्फा पोजीशन है, बिल्कुल सर। ये हमारे पास अल्फा कार्बन है और इधर अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो इधर से तो होगी, बिल्कुल सही है। तो कंपाउंड तो टोटोमेरिज्म शो करेगा। अब अगर इसके अलावा देखें तो सर ये sp2 हाइब्रिडाइज, इधर कंजुगेशन हो रहा है, और इधर अगर अल्फा हाइड्रोजन होता, इस वाले पर अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो ये भी शो करता। अभी इधर से नहीं कर रहा, बट हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि हमारा कंपाउंड तो टोटोमेरिज्म शो कर रहा है, किधर की साइड से? राइट साइड से, क्लियर है भाई? तो ये शो करेगा, मतलब फर्स्ट वाला तो करेगा। सेकंड वाले को देखें तो सेकंड वाले में तो सर देखो ये रहा फिर से H, बिल्कुल सही है, ये शो करेगा। इसके अलावा क्या ये भी करेगा? हाँ सर ये भी करेगा, क्योंकि इधर कंटिन्यूअस कंजुगेशन हो रहा है। कंजुगेशन वाला पॉइंट अगर ज्यादा अच्छे से देखो, मैंने वैसे तो बता दिया क्या हो रहा है, बट अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डाउट है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप बस 4-5 लेक्चर, मतलब जब अपन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ेंगे तब तक का पेशेंस रखो। जैसे ही रेजोनेंस पढ़ाएंगे आप खुद से बताओगे, खुद से बोलने लग जाओगे, क्लियर है भाई? तो इधर से देखो अपन ये बॉन्ड को ऐसे रोटेट करते हैं, फिर इधर से ये रोटेट करते हैं, तो इधर प्लस आएगा तो ये H इधर से निकल सकता है जैसे बाकियों में निकलता है। तो ये भी टोटोमेरिज्म शो कर देगा, तो मतलब ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, क्लियर है? इस वाले में सर, इस वाले में इधर तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन शो नहीं करेगा, बट इधर से तो करेगा। बोलो भाई, इधर से तो, अरे ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा रखे आपको, क्लियर है बेटा? लास्ट लेक्चर में करवाए। तो ये भी करेगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टोटोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास बी, क्लियर है बेटा? कौन कौन से कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेंगे? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों कर रहे हैं, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम। एक क्वेश्चन ये भी था, टोटोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय, ये हमारे पास दे रखे हैं, तो इसमें हमें बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली अगर मान लो आपको नहीं पता चल रहा है, देखो सबसे पहले बात आती है हमारे पास, टोटोमेरिज्म आते ही दिमाग में एक बार ये क्लिक कर जाता है कि यार कीटो और इनोल फॉर्म देखना है, बट ये सही नहीं है भाई। टोटोमेरिज्म के लिए जरूरी थोड़े कीटो और इनोल में ही हो, बाकियों में भी टोटोमेरिज्म हो सकती है। टोटोमेरिज्म तो एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से होती थी। टोटोमेरिज्म किसकी वजह से होती थी? सर एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से होती थी, तो वो देखना है हमें, क्लियर है भाई? तो अगर मैं इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो ए कंपाउंड को अगर हम बनाते हैं तो R3CU दे रखा है, तो C के साथ क्या है? 3 R ग्रुप कनेक्टेड है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास आ गया R, और ये आ गया N डबल बॉन्ड O, और ये आ गया O, ये होता है NO2, इस टाइप से होता है। तो जो कार्बन का काम करता था वो तो नाइट्रोजन ने कर रखा है इधर, इस वाले ने, जैसे C डबल बॉन्ड O होता था। इसके पास, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, क्या इसके पास हाइड्रोजन है? नहीं है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये तो शो नहीं करेगा, क्लियर है? अब तो आपको आंसर आ गया होगा, आंसर तो आपको वैसे पहले ही आ गया होगा, बट जिन बी लोगों से नहीं हुआ था उनके लिए समझा रहा हूं। अब बी वाले में आपको पता लग गया होगा कि सर बी वाला तो टोटोमेरिज्म शो कर देगा। कैसे कर देगा भाई? कि सर बी की स्ट्रक्चर हम जैसे ही बनाएंगे, तो एक हमारे पास C के साथ एक कनेक्टेड है H, एक H और एक R,
और इसके बाद कनेक्टेड है सर हमारे पास N, फिर वही सेम डबल बॉन्ड O, और ये आ गया हमारे पास O। तो अब देख लो भाई, ये हमारे पास अल्फा कार्बन, बिल्कुल सर ये हमारे पास अल्फा कार्बन हो गया, और ये हमारे पास आ गया अल्फा हाइड्रोजन। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इससे टॉटोमेरिज्म हो जाएगी, डबल बॉन्ड और H की पोजीशन चेंज करके। क्लियर है? सेम H को इधर भेज देंगे, डबल बॉन्ड O को। अगर आपको इसकी टॉटोमर फॉर्म बनानी है तो क्या बनाओगे? देखो वही सेम H और डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी है, तो मैंने इस N को, N के साथ जो O कनेक्टेड उसको दिया H, और डबल बॉन्ड कहां गया? इस कार्बन के पास, मतलब इधर आ जाएगा। क्लियर है? ये इसकी दूसरी फॉर्म बन जाएगी, टॉटोमर फॉर्म। क्लियर है बेटा? ठीक है, इसके बाद तो ये शो कर देगा। तो करेक्ट आंसर तो हमारे पास बॉम्बे हो गया है। इजी था बिल्कुल, PYQ का क्वेश्चन इजी है। इस वाले केस में आएगा क्या सर? ये वाला केस तो नहीं शो करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो, अगर मैं C वाली स्ट्रक्चर बनाऊं, C वाला कंपाउंड बनाऊं, तो क्या बनेगा? ये हमारे पास C, इसके बाद है N डबल बॉन्ड O, CNO ऐसे ही आएगा। वैलेंसी कंप्लीट कर रहा हूं मैं। और इस C के साथ क्या कनेक्टेड है? 3CH3। बताओ भाई, अल्फा हाइड्रोजन ढूंढो सबसे पहले। सर ढूंढ लिया। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज एटम के साथ जो कार्बन कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं है, मतलब नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो इसलिए इधर भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगी। इस वाले में तो हमारे पास कोई डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज एटम ही नहीं है। क्योंकि अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो, इधर बना देता हूं मैं आपको, डी इधर बना रहा हूं ना, जिससे मतलब मिक्स ना हो, इसलिए मैंने बॉक्स बना दिया। डी को अगर बनाओगे तो देखो, एन के साथ क्या कनेक्टेड है? एन के साथ एक कनेक्टेड है H, एक है CH3, और दूसरा भी आपके पास CH3, और एक होता है लोन पेयर। sp2 हाइब्रिडाइज एटम ही नहीं है, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन ही नहीं है, तो टॉटोमेरिज्म का कोई चांस नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा? तो इसमें भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हमारे पास? बॉम्बे। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन और था। आप सोच रहे होंगे कि सर भूल गए, बट मैं वो भूला नहीं हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे, बट मैं इधर बता देता हूं आपको। कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है कि सर आपने तो अभी तक यही बताया कि आपको ये देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो जो लोग भी इसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट करना चाहो करो, कोई इश्यू नहीं है। तो देखो, इधर आप देखोगे तो इधर हाइड्रोजन है एक, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इधर भाई C डबल बॉन्डों के पास में देख रहा हूं मैं, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही बात है। इसमें इधर 2-2 हाइड्रोजन है, और इधर एक हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही बात है। अभी तक बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इनको अपन अल्फा कार्बन बोलेंगे। ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, इधर अल्फा है, बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें हमारे पास ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। ठीक है, अब आप अगर इन तीनों कंपाउंड को देखो तो आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या? कौन सी? कि ये जो लाइन है ये 2 रिंग को, मतलब 2 रिंग में कॉमन है। ये हमारे पास 2 रिंग बनी हुई है, इनमें कॉमन है। ठीक है, तो ये जो कॉमन कार्बन है ना, ये दोनों, ये 2 हो गए, इधर हमारे पास ये 2 हो गए। ठीक है, और इधर हमारे पास ये 2 हो गए। तो अभी आप सिर्फ ये समझो कि इन कार्बन को बोलते हैं ब्रिज्ड कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रिज्ड कार्बन। ये हो गया हमारे पास ब्रिज्ड कार्बन। क्लियर है? अब इनका क्या है? इनका ये है कि ब्रिज्ड कार्बन जो होगा हमारे पास, ये कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होगा। ब्रिज्ड कार्बन जो होगा हमारे पास कभी भी क्या नहीं होगा? sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होगा। मतलब कब नहीं, अभी आप ये मान के चलिए कि नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आगे मैं बताऊंगा कि कहां पॉसिबल है। कांट बी sp2 हाइब्रिडाइज। तो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होगा सर, इससे क्या हुआ? इससे हमारे कॉन्सेप्ट पर क्या फर्क पड़ा? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। कॉन्सेप्ट हमारा अभी भी सेम है, कॉन्सेप्ट हमारा अभी भी सेम है। हम अगर जब इनॉल बनाएंगे तो इनॉल अगर मैं फर्स्ट वाले की बनाता हूं, अब देखना, अगर मैं इसकी इनॉल फॉर्म बनाता हूं तो क्या बनेगा? तो सर इसकी इनॉल फॉर्म बनाना बहुत इजी है। क्या करना है आपको? सिर्फ इतना सा करना है कि डबल बॉन्ड O, और इस O को दे दो आप H, तो मैं इसको ऐसे बना दिया, और इधर आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड। जैसे ही मैंने इधर डबल बॉन्ड बनाया, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस वाले कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म नहीं होगी, ना इधर से होगी ना इधर से। क्यों? क्योंकि इस कार्बन का जो ब्रिज्ड कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा?
ये मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जब हम जीओसी पढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में ही आएगा। क्वेश्चन मैंने इधर करा दिया क्योंकि टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड था इसलिए। क्लियर है बेटा। सिमिलरली अब देखो आप ध्यान से, इस वाले कंपाउंड को अगर देखोगे तो इधर तो आपके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, इधर तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो आपके माइंड में जब ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था तब आपके माइंड में आया था कि सर हम इधर से इनोल बना देंगे, बिल्कुल सही बात है। बट इधर से जैसे इनोल बनाओगे तो फिर से इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता। इसमें सर इधर भी तो यही प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल सही बात है। तो इधर से तो नहीं बनेगा, बट इसके पास इधर तो अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास इधर तो अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप अगर इससे इनोल बनाओगे, इससे अगर आप क्या बनाओगे बेटा, इनोल बनाओगे, तो वो बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, मैं आपको इसके इनोल फॉर्म बना देता हूं। ये हमने बनाया इसका इनोल फॉर्म, ये आ गया हमारे पास OH और ये आ गया डबल बॉन्ड की पोजीशन। तो ये हमारे पास ब्रिटिश कार्बन नहीं है, अब तो कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, बाकी नहीं करेंगे तो ओनली थर्ड, मतलब आगरा आंसर आ गया। जिन लोगों का आंसर मान लो 1 2 3, वैसे ऑप्शन दे नहीं रखा किसी का, ठीक है। अगर 1 2 3 जिनका स्टार्टिंग में आया है कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपका कॉन्सेप्ट रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया नहीं था, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया नहीं। तो जो चीज नहीं बताई वो अगर आप रॉन्ग कर रहे हो कोई इश्यू नहीं है, बट जो चीज मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं वो रॉन्ग कर रहे हो तो प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारे पास होमवर्क के क्वेश्चंस थे। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हमारे आइसोमेरिज से रिलेटेड। ये क्वेश्चन करिए, ये हमारे पास ए और बी कंपाउंड दे रखा है, तो इन कंपाउंड में रिलेशन बताना है हमें, इन कंपाउंड में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो आपको वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बेटा क्या होगा हमारे पास, बोलिए सर। हमारे दिमाग में चमका कि ये हमारे पास देखिए इधर CH3 है और इधर हमारे पास प्रोपाइल है, और सर इधर हमारे पास क्या है, मिथाइल है, और इधर इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है। सर चेन की लेंथ क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, तो ये चेन आइसोमेरिज्म होगा। तो बेटा मैंने तुरंत आपको बोला था लास्ट लेक्चर में, सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप को चेक करोगे। क्या चेक करोगे, फंक्शनल ग्रुप को। तो जैसे ही आपने फंक्शनल ग्रुप चेक किया तो दोनों में ईथर है, तो ईथर है, और हमारे पास ये जो ईथर है वो है बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। कौन सा है बेटा, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें हमारे पास अगर देखें तो ये जो एल्काइल ग्रुप है, एक साइड प्रोपाइल है, एक साइड क्या है बेटा, प्रोपाइल, ये है हमारे पास प्रोपाइल, और ये है हमारे पास मिथाइल। और अगर हम देखें थोड़ा हटके तो इधर हमें मिलता है इथाइल, और सिमिलरली इधर भी क्या मिलता है, इथाइल। तो हमारे पास क्या हुआ सर, एल्काइल चेन डिफरेंट हो गई और फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो आपका तुरंत ध्यान जाता है मेटामेरिज्म की साइड। तो मेटामेरिज्म आ गया है, मतलब मेटामर है, तो करेक्ट आंसर आ गया डी। सर चेन नहीं है क्या, बिल्कुल चेन है, बट मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल करेक्ट आए तो आपको ध्यान देना है RTF MCP, रिंग टोटोमेरिज्म फंक्शनल मेटामर्स चेन पोजीशन। तो चेन तो मेटामर्स के बाद है ना बेटा, इसलिए हमारे पास इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C6H12 में कंटेन 3 मेंबर रिंग। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को सही से रीड करना है। क्लियर है बेटा। वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन को सही से रीड किया, सबसे पहले हमसे पूछा है स्ट्रक्चरल। अभी आपको डाउट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ज्योमेट्रिकल नहीं पढ़ाया है ना ऑप्टिकल पढ़ाया है, बट जब वो पढ़ा दूंगा तब दिमाग में वो भी आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सही से रीड करेंगे। उसने स्ट्रक्चरल पूछा है, इधर क्लियर हो गया। C6H12 का पूछा है, और साथ ही साथ में ऐसा पूछा है जिसमें 3 मेंबर्ड रिंग हो, मतलब कंडीशन लगा ली है कि कोई भी कंपाउंड बनाओ आप, उसमें एटलीस्ट एक 3 मेंबर्ड रिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपके माइंड में तुरंत आता है कि सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी हम आइसोमर बनाएंगे तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए स्ट्रक्चर कैसे बनाए, उसके लिए DU पता होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। तो इसका DU जैसे ही हमने फाइंड किया तो आपको पता लग गया कि DU तो सर डेल्टा H/2 फाइंड करते हैं। डेल्टा H क्या है, डेल्टा H होता है सर एल्केन में हाइड्रोजन देखेंगे तो 6 के लिए एल्केन में होता है 6 का डबल 12 प्लस 2 14,
और 14 इधर कितना दे रखा है 12, तो 14 माइनस 12 कितना आया 2/2 कितना आ गया 1। मतलब एक डीयू है तो या तो एक रिंग हो सकती है या एक पाई बॉन्ड हो सकता है। अब उसने बोल दिया कि रिंग ही होगी भैया, तो मतलब कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। क्लियर है? तो अब बना देते हैं। अब देखो एक रिंग हमने बनाई तो फिक्स है हमारे पास, मैं 2-3 रिंग बना देता हूं इधर। 3 मेंबर रिंग ये बना दी, मान लो 3 मेंबर रिंग ये बना दी, 3 मेंबर रिंग ये बना दी, 3 मेंबर रिंग ये बना दी, एक और बना देता हूं, जितनी बनेंगी देख लेंगे अपन। क्लियर है? अब 3 कार्बन तो इधर यूज हो गए, डीयू इधर यूज हो चुका है, एक डीयू जो हमें चाहिए वो यूज हो चुका है। अब 3 कार्बन इधर यूज हो गए, हमारे पास 3 कार्बन और बचे। क्लियर है? अब उनको किस किस टाइप से अरेंज कर सकते हो? सबसे पहले तीनों कार्बन को मैंने उठाया, क्योंकि मेरे पास क्या बचा 3 कार्बन बचे, तो 3 कार्बन कैसे हमारे पास C3H7 बचा। क्या बचा बेटा? C3H7 बचा। क्लियर है? बिल्कुल सही है, मतलब C3H7 टाइप का ही बचेगा जब मैं इधर से कनेक्ट करूंगा। क्लियर है? हाँ, तो अभी क्या है हमारे पास 3 कार्बन है ये, तो अब इनको कनेक्ट करना है तो या तो इनको अलग अलग तोड़ के भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे भी होगा देखेंगे हम। तो सबसे पहले मैंने देखा तीनों को एक साथ रखते हैं। बिल्कुल सही जवाब है भाई आपका, अगर ये सवाल है, ये जवाब है तो बिल्कुल सही है। दूसरे ने बोला कि सर बात तो इसकी सही है, बट क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि तीनों को साथ में तो रखेंगे, बट टर्मिनल को अगर किसी को भी कनेक्ट करेंगे तो बात एक है, बट अगर मैं इस वाले को रिंग से कनेक्ट करता हूं तो सर अलग कंपाउंड बनेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पड़ोसी ने भी बोला कि हाँ सर बात तो ये सही कह रहा है, दिमाग वाली बात कर रहा है आज तो, ये नहा धो के बैठा है शायद पढ़ने। ठीक है, दिमाग सही चल रहा है इसका। क्लियर है भाई? बिल्कुल सही बात है। तो ये 2 कंपाउंड बन गए। अब क्या बताइए कि 3 कार्बन एक साथ अगर हम रखना चाहे, इससे कनेक्ट करना चाहे, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है इस टाइप की? कुछ और सर नहीं है। तो अब क्या करें? तोड़ ले। तो अब इसको कहीं से भी तोड़ो, आप इधर से तोड़ो या इधर से तोड़ो, मतलब 2 कार्बन और 1 कार्बन है। बिल्कुल सही है। तो 2 कार्बन और 1 कार्बन को देखो, मैं सबसे पहले एक ही कार्बन पर कनेक्ट किया। बिल्कुल सही है, ऐसे कनेक्ट कर दिया। कोई समस्या बेटा? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है। अब उसके बाद बोले कि सर ये एक साथ है, क्यों ना इनको अलग कर दिया जाए। अरे अंडरवुड मत समझ लेना इसको कोई, वैसे तुम तो वैसे भी बायो वाले हो। ठीक है, कोई नहीं। हाँ भाई, तो कि सर इनको अलग अलग भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है बेटा। तो दूसरे ने अलग किया कि सर देखो एक ये आ गया और एक ये आ गया। क्लियर है बेटा? कोई समस्या नहीं है, ये बात भी आपकी सही है। दूसरे ने एक तीसरा बोल रहा है कि सर ठीक है, इसने दिमाग लगाया, अपन इसकी जगह इधर रख देते हैं। तो बोले कि ठीक है रख लो बेटा, बट जब आप नोमेनक्लेचर करोगे, नेमिंग करोगे, तो नेमिंग में तो आप इधर आ जाओगे 1 2, इसको 1 इसको 2। बोले कि सर ये बात तो मैं आपकी समझ गया, बट क्या हम इथाइल को इधर कर दे, मिथाइल को ऊपर कर दे? बोलो भाई, ये भी तो ऑप्शन बचता है। तो भी बेटा आंसर सेम ही आता है कि जब आप IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग करोगे तो इथाइल को ही प्रायोरिटी दोगे। अरे बोलो भाई, इथाइल को ही प्रायोरिटी मिलेगी। क्यों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। मतलब अब दोनों को हम इसी टाइप से अरेंज कर सकते थे। बोले सर ठीक है, अब क्या करें? अब तीनों को तोड़ लो भाई। तो तोड़े तो क्या कर सकते हैं? मैक्सी बोले सर एक ही कार्बन पर रख दो, एक तो ये बन गया। जैसे ही ये बनाया तो ये बोर्ड पे काम करवा रहा हूं बेटा, है ना? तो पीछे से क्लास में बच्चे हंसने लगे, क्योंकि बच्चों को तो मौका चाहिए, तो तुरंत हंसने लग गए। तो इसने सोचा यार कुछ तो गलती कर दी है मैंने, जो ये हंस रहे हैं। तो उसने सोचा अरे यार हाँ, मैंने क्या कर दिया, मैंने कार्बन की वैलेंसी 5 कर दी। मैंने क्या कर दी? कार्बन की वैलेंसी 5 कर दी। तो उसने तुरंत अपनी जो मिस्टेक थी वो सही कर दी। क्लियर है बेटा? तो उसने ये कर दिया। बोला ठीक है। तो उसके दिमाग में आया कि यार और भी एक ऑप्शन तो बनता है। क्या? बोले कि तीनों कार्बन को अलग भी तो कर ही सकते हैं हम। तो उसने क्या किया? ये अलग कर दिया। ठीक है, अब बच्चों को तो हंसने का काम होता ही है, आपको पता ही है भाई। अरे सही है ना? ठीक है, तो अब वो फिर से बोले, फिर से हंसने लगे। उसने सोचा कि यार कहीं छोड़ तो नहीं दिया। तो पीछे से एक बच्चा जो स्मार्ट बन रहा था, पिछली बार भी ऐसा था, वो बोला था कि सर ये मतलब बेवकूफ बन गया, इन दोनों को हम इधर भी तो रख सकते थे। फिर इसने बोला कि बेटा हर बार है ना, थोड़ा सोच समझ के बोला करो। ठीक है, क्या करना है? अगर आप इन दोनों को इधर रख दोगे तो भी तो सेम ही कंपाउंड बनेगा, क्योंकि आप नंबर, अरे समझ में आ रहा है मैं कौन से कंपाउंड की बात कर रहा हूं? यार एक तो तुम है ना समझते कम हो। मैं इस कंपाउंड की बात कर रहा हूं कि उस बच्चे ने बोला कि सर ये कंपाउंड बना दो, तो इसमें भी तो नंबरिंग इधर से करोगे 1 2, और इसमें भी नंबरिंग 1 2, तो सेम ही हुए ना? अरे बोलो भाई सेम ही हुए। अब हटा रहा हूं मैं, तो ये हमारे पास बनेंगे। अब आप देख लो कि कुछ और पॉसिबिलिटी है क्या? मेरे हिसाब से तो शायद नहीं है। तो कितने बने हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, 6 बन गए। तो 6 मतलब करेक्ट आंसर आ गया सी। बाकी आप देख लो, कोई मिस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, 3 वाले हमने देखे कि 3 एक साथ कनेक्ट कर दिए, इधर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर ब्रेक किया 2 और 1 में, तो 2 और 1 को एक कार्बन पे रख दिया, फिर अलग अलग पे कर दिया, ये भी ठीक है। और तो कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं, स्ट्रक्चरली पूछे। उसके बाद हमारे पास 3 थे, तो 3 में मैक्सिमम एक कार्बन पे मैं 2 ही रख सकता हूं, वो इधर रख दिए, और इसके अलावा क्या कर दिया, ये इधर कर दिया। बिल्कुल सही है, यही पॉसिबिलिटी बनेगी। तो करेक्ट आंसर आता है हमारे पास C4 चेन्नई। चलिए भाई नेक्स्ट ये बताए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो टोटोमेरिज्म, कौन सा कंपाउंड है जो टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये वाला क्वेश्चन तो अब देख के ही सही हो जाना चाहिए। करो भाई जल्दी से, वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो हमारे पास देखा हमने, तो एक बच्चे ने तुरंत टिक कर दिया ए, तो जिन बच्चों ने ए टिक किया है वो रॉन्ग है। क्यों? उन्होंने ढूंढा कि सर सी डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ नहीं है। बेटा ये इनोल फॉर्म दे रखी है, इसकी कीटो फॉर्म भी तो बन सकती है। अरे कहा समझे, नहीं समझ रहे? अरे भैया जी हम आपको बोल रहे हैं कि ये तो इनोल फॉर्म है जिसमें डबल बॉन्ड और OH है, इसकी कीटो फॉर्म बनोगे तो क्या करोगे, वही सेम, H इधर दे दो, O डबल बॉन्ड इधर लग जाएगा, इसी C डबल बॉन्ड OH आ गया। ये हो गई इसकी कीटो फॉर्म, और ये हो गया हमारे पास इनोल फॉर्म। तो पहले वाले में तो होगा, पहले वाले में तो टोटोमेरिज्म शो होगी। दूसरे वाले में बोले सर दूसरे वाले में भी होगी, देखो इधर H है और 2 H इधर है, तो ये भी शो करेगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं। हाँ इसमें होगी क्या, बोले सर होगी ना, क्या दिक्कत है भाई, मिथाइल से थोड़ी ना प्रॉब्लम आ रही है, H तो अभी भी है। बोले बिल्कुल क्लियर है, ये भी कर रहा है। ये करेगा क्या, नहीं सर ये नहीं करेगा। अल्फा कार्बन तो है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन तो है, बट इधर हमारे पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या नहीं है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन, इधर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा? तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा दिल्ली। क्लियर है? वीडियो पॉज करते हुए बेटा क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, देख के कोई मतलब नहीं करने का। कीटो एंड इनोल फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड आर रिलेटेड टू ईच अदर एज। ऑप्शन दे रखे हैं, आपको जो ऑप्शन समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन टिक करे, बाकी ऑप्शन जो समझ में नहीं आते हैं उनके बारे में ना सोचे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो रिलेशन बताना है कीटो और इनोल में। तो कीटो और इनोल की अगर बात करें तो देखो ये हमारे पास कीटो फॉर्म, ठीक है, ये हमारे पास है कीटो फॉर्म, और अगर मैं इसकी इनोल फॉर्म बनाना चाहूं तो इनोल फॉर्म क्या बनती है, ये आ गया OH, ये आ गया डबल बॉन्ड C। क्लियर है भाई, CH, ये हमारे पास इनोल फॉर्म है। तो इन दोनों में क्या हुआ है, इन दोनों में हमारे पास देखा तो हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज है, तो एटम्स की पोजीशन चेंज हो रही है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है, ऑर्डर ही डिफरेंट है एटम्स का, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। वैसे भी आपको पता ही है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोल सकते हो। अरे भाई कीटो इनोल क्या है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल ग्रुप ही तो है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही तो है ये। क्लियर है बेटा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं, इसको नोट पॉइंट लिखाया था मैंने। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी। रेजोनेंस क्या होता है पढ़ेंगे, कन्फर्मेशन क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, कॉन्फिगरेशनल क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनोल फॉर्म ऑफ 4-फिनाइल 2-ब्यूटेनॉन। 4-फिनाइल 2-ब्यूटेनॉन की कौन सी इनोल फॉर्म है? तो जैसे ही क्वेश्चन आया तो तुरंत माइंड में आया कि भैया पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं 4-फिनाइल। तो स्ट्रक्चर में किसको पकड़ते हैं, स्ट्रक्चर में पकड़ना है सर वर्ड रूट को, और वर्ड रूट है हमारे पास ब्यूट, तो 4 कार्बन और ब्यूटेनॉन कीटोन बना रखा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे पहले 4 कार्बन ढूंढते हैं। तो 1 2 3 4 4 कार्बन बनाए, उसके बाद उसने बोल रखा है 2 ऑन है, ये 2 पे ऑन है, तो किधर से भी लगाओ एक ही बात है, हमने ये लगा दिया इधर से, तो इधर से लगाते हैं, अब नंबरिंग फिक्स हो गई 1 2 3 4, और 4 पर क्या लगा रखा है उसने, फिनाइल, तो 4 पर हमने कनेक्ट कर दिया फिनाइल, ये हो गया हमारे पास। क्लियर है भाई? बोला इसकी क्या बनानी है आपको, इनोल फॉर्म बनानी है। बोले ठीक है बना देंगे, इसमें क्या है। इनोल फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, तो ये CH3 है और इधर हमारे पास CH2 है, तो अल्फा हाइड्रोजन दो जगह से मिल रहा है, हमें ये भी मिल रहा है, कलर चेंज कर देता हूं जिससे अच्छा दिखे, ये भी आपके पास और ये भी है। क्लियर है भाई? किधर से भी बना दो, मतलब इधर से भी बन सकता है, डबल बॉन्ड लास्ट वाले कार्बन पे भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। लास्ट वाले पर कहीं दे नहीं रखा, मतलब ये वाला तो उसने काउंट नहीं किया है। ठीक है भाई, अंदर वाला देख लो, इधर ये जो आपको दे रखा है कहां लगेगा डबल बॉन्ड बेटा, इधर, ये वाला इधर है ना, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, फिनाइल सेकंड थर्ड, तो सेकंड थर्ड क्या होगा हमारे पास, इसमें तो है नहीं, सेकंड थर्ड ये सही है क्या, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, बोलो भाई बी सही है, बॉम्बे बिल्कुल सही है, इनोल बन गया। ये गलत है क्या, बिल्कुल रॉन्ग है, देखो इसमें तो पता नहीं क्या बना रखा है। क्लियर है भाई? वैसे भी डबल बॉन्ड इधर आना चाहिए था, ये इसमें इपॉक्साइड बना रखा है, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या हमारा,
बॉम्बे विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आप इजीली कर सकते हो। नीट में बेटा जितना आता है उतना करा दिया है, फिर भी एक दो चीजें और पूछ सकता है, वो थोड़ा सा लेवल अगर ऊपर लेके जाता है तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है भाई, चलिए। तो अब हमारे पास एक शानदार सा नोट पॉइंट आता है। नोट पॉइंट क्या है कि जो टोटोमेरिज्म होता है उसमें हमारे पास, अगर मैं कीटो इनोल आइसोमेरिज्म की बात करता हूं, जो हमारे पास टोटोमेरिज्म होता है उसमें अगर हम किसकी बात करें, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें हमें समझ में आता है कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। जनरली हमारे पास कीटो फॉर्म इनोल से ज्यादा स्टेबल होती है। इस चीज का मैं आपको रीजन दूंगा जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, रेजोनेंस जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं बनाऊं फिर समझ में आएगा नहीं आपको, तो वो चीज अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बस अभी आप मान लो यार, भरोसा कर सकते हो इतना तो। हाँ भाई, तो इन टोटोमेरिज्म कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल। ठीक है, सो इनोल फॉर्म कन्वर्ट्स टू कीटो फॉर्म। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, चीजें स्टेबल वाली साइड ही जाती है। तो अगर कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है तो अगर मेरे पास इनोल है तो इनोल कीटो में कन्वर्ट होना चाहेगी, नो डाउट। मतलब जब हमारे पास इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब कीटो और इनोल दोनों हैं, तो कीटो फॉर्म का जो कंटेंट है जनरली 50% से ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर वो मोर स्टेबल है। बात क्लियर है? बिल्कुल सर, कोई समस्या नहीं, बहुत क्लियर है। बट कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं हमारे पास जिसमें इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। किससे? कीटो फॉर्म से। तो वो कौन कौन से केसेस है वो हम थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारे पास कि अगर इनोल फॉर्म कैसी हो, हमारी एरोमेटिक हो। इनोल फॉर्म कैसी हो, एरोमेटिक हो। अब एरोमेटिक क्या होता है डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा समझा देता हूं। आप मान लो कि जो बेंजीन होता है वो एरोमेटिक होता है, तो अगर बेंजीन जैसा कुछ बनता है तो वो क्या रहेगा बेटा, हमारे पास एरोमेटिक रहेगा। तो इफ इनोल फॉर्म इज एरोमेटिक, इनोल फॉर्म इज एरोमेटिक, देन इनोल इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखना चाहे तो देखो, बहुत ही साफ सुथरा सा एग्जाम्पल है, ये आपको दे रखा है बेटा, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, इधर आपको ये दे रखा है, ये कीटो फॉर्म है, कोई समस्या नहीं है। और कीटो और इनोल फॉर्म क्या रहती है, इक्विलिब्रियम में। तो आप देखो मैं इक्विलिब्रियम इस टाइप का बना रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? और वो क्यों है, क्योंकि हम बनाएंगे इसका इनोल फॉर्म। क्या बनाएंगे, इनोल फॉर्म। तो डबल बॉन्ड तो एज इट इज रखना है। अब देखो हमारे पास एल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल सर दिख रहे हैं, ये रहे। तो क्या करना है, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दो, डबल बॉन्ड इधर ले आओ। अरे सिंपल है, बिल्कुल सर कोई समस्या नहीं। तो ये आ गया हमारे पास OH। ये कंपाउंड कैसा है, इनोल फॉर्म तो है, और ये हमारे पास एरोमेटिक। कैसा है बेटा, एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब हम सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक को ही मानते हैं। बात समझ में आई बेटा? अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है मतलब उससे अच्छा कुछ नहीं है। क्लियर है बेटा? तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैंने इधर लिख भी रखा है। क्लियर है बेटा? ऐसा होगा कि जैसे मान लो ये 0.1% है मान लो, तो ये 99.9% रहेगा। इस टाइप से कुछ रहता है। एग्जैक्टली परसेंटेज याद करने का कोई मतलब नहीं है, और ये डेटा सही भी नहीं है। ठीक है ना, मैंने ऐसे ही लिखा है क्योंकि ये हाईली स्टेबल है। क्लियर है बेटा? ये आ गया हमारे पास। इस कंपाउंड का अगर आपको नेम याद रखना है तो फिनोल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फिनोल। वैसे आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि मैंने पहले भी बताया है नोमेनक्लेचर में। क्लियर है बेटा? ठीक है भाई, इतना क्लियर है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, अच्छा इसमें और एग्जांपल देखना चाहो तो एक देख लो, मतलब एक करा देता हूं, वैसे ज्यादा जरूरत है नहीं। मान लो आपको ऐसा कुछ दे दिया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और अगर आपसे इसकी इनोल फॉर्म बनवाए तो क्या करोगे। देखो हमने इनोल फॉर्म बनाई इसकी। देखो सबसे पहले देखा आपने कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, तो आपने देखा कि सर अल्फा हाइड्रोजन तो है, अल्फा हाइड्रोजन तो है। तो बोले बनाओ। देखो अब ध्यान से समझना, मैं राइट साइड में घूम रहा हूं, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले C डबल बॉन्ड O के लिए ये अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही है। तो H को इधर भेज रहा हूं तो हमारे पास आ गया। देखो सब में मैंने ये O, इधर भी O और इधर भी O, जैसा था वैसा लगा दिया। अब मैं इस वाले जैसा कलर का मैं अल्फा हाइड्रोजन ले रहा हूं उसी को, तो इधर आ गया हमारे पास H, इधर आ गया डबल बॉन्ड। क्लियर है भाई? बिल्कुल सही है। अब अगर मैं इसके लिए देखूं तो ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ सर है भाई। इस डबल बॉन्ड O के लिए देखो तो ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हो गया, ये भी अल्फा है, इधर भी अल्फा आएगा। क्लियर है भाई? इस वाले के लिए ये अल्फा है, लेफ्ट वाला भी है, लेफ्ट में भी जा सकते हो, कोई समस्या नहीं है।
और अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये वाला अल्फा आएगा। क्लियर है भाई? तो आप देखो, तो इसमें क्या होगा, एच को इधर भेज दूंगा, तो येलो वाले से कर देता हूं मैं आपको जिससे ज्यादा क्लियर हो। तो ये आ गया हमारे पास ओ एच, और लास्ट वाले के लिए करोगे तो ये आ गया ओ एच। तो फिर से देखो बेंजीन जैसा ही बन गया, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एरोमेटिक है फिर से। तो फिर से ये ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल। ये इनॉल है ना, और ये कौन सी फॉर्म है, कीटो। क्लियर है बेटा? ये हमारे पास क्या है, कीटो फॉर्म। चलिए भाई, तो पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि कुछ केसेस जो सर बता रहे थे जिसमें इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, जिसमें इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, उसमें हमारे समझ में आ गया कि अगर इनॉल कैसा हो, एरोमेटिक बन रहा हो, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू कीटो फॉर्म के। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास कि अगर इनॉल फॉर्म में हमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स मिल रहे हो जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हो, इनॉल फॉर्म में अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स मिल रहे हो जो क्या करते हो बेटा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हो, तो भी हमारे पास क्या रहेगा, इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बोले सर कौन से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर है? बोले जैसे रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस तो सर हमें समझ में आता नहीं है, बट सर आपको समझाएंगे बाद में। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है, जब आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था तो उसी टाइप का लगेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास इनॉल फॉर्म ऐसी बन रही हो जिसमें रेजोनेंस भी मिल रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, एक्स्ट्रा अट्रैक्शन है। जब कभी भी, ध्यान से सुनना बेटा, ये पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा, पूरी केमिस्ट्री में, कहीं पे भी हो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। जब कभी भी अट्रैक्शन होता है, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, और अगर सिस्टम की एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब सिस्टम से बाहर जा रही है। एनर्जी जब कभी भी बाहर जाती है मतलब सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा। कैसे समझ सकते हो? अगर ये पॉइंट याद नहीं रहे तो ऐसा समझ लो कि बेटा देखो, यही एग्जांपल देता हूं मैं सभी जगह। देखो एक अपनी एज है, एक अपने मान लो ग्रैंडफादर दादाजी की एज है, तो उनकी एज में मान लेता हूं 70 के आसपास है। ठीक है, और अपनी एज वही 20 में भी इतना ही हो यार, है ना? ठीक है भाई, हाँ, तो ये एज है। तो अब इस वाले केस में क्या होगा हमारे पास कि अगर ऐसा कुछ है, तो अब देखो हमारी एज में क्या होगा, हमारे पास हम एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी मतलब हमें पता है कि हम क्या करते हैं, एक जगह रुकना पसंद नहीं करते। कभी ये खेलने चले गए, कभी वो खेलने चले गए, कभी इधर घूमने चले गए, मतलब इधर उधर घूमना ही रहता है। ठीक है, अब हमारे दादाजी वो क्या करते हैं, इस एज में प्रीफर करते हैं कि हाँ भाई एक जगह रुक रहे, अपने आराम से एक जगह स्टेबल रहे। तो उनकी एनर्जी कम है तो वो एक जगह स्टेबल है, हमारी एनर्जी ज्यादा है तो हम जगह जगह घूमते रहते। तो इस टाइप से याद रख सकते हो कि कोई भी कंपाउंड की एनर्जी अगर कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, अगर एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। क्लियर है बेटा? तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखोगे। तो जब कभी भी एक्स्ट्रा अट्रैक्शन आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, और अगर एनर्जी कभी भी रिलीज होती है तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है? कॉपी करो जल्दी से, तब तक हम पानी पीते हैं। क्लियर है ना भाई? कॉन्जुगेशन रेजोनेंस को ही बोलते हैं। कभी सोचे सर रेजोनेंस रेजोनेंस चिल्ला रहे थे, रेजोनेंस तो आया नहीं, इसी को बोलते हैं बेटा। एग्जाम्पल बता देता हूं आपको, देखो क्या है हमारे पास एग्जाम्पल के लिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3, ये हमारे पास है कीटो फॉर्म। आप सबको दिख रहा है C डबल बॉन्ड O है। इसकी इनॉल फॉर्म बनाते हैं हम, तो इसकी इनॉल फॉर्म बनाई तो क्या बनेगा बेटा, CH3 C, इसके बाद मतलब ठीक है, पहले समझा देता हूं आपको। अब देखो ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, ये भी C डबल बॉन्ड O है, दोनों से भी कीटो को इनॉल में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं सिर्फ एक C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, इनॉल में। इसको करो, इसका करो, सेम ही बात है, सिमेट्रिक है। अब इस वाले को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो ध्यान से देखना, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। ठीक है, हम अंदर वाले को चेंज करेंगे, उसके दो दो रीजन होते हैं। एक तो ये कार्बन ज्यादा एसिडिक है, क्यों एसिडिक है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा, इसकी वजह से ही रेजोनेंस आएगा, अगर आप बाहर वाले को छेड़ोगे ना तो रेजोनेंस नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज आपको आगे समझ में आ जाएंगी पूरी। अभी आप सिंपल समझो कि इस वाले अल्फा कार्बन है ये, इसके पास हाइड्रोजन भी है, तो इससे हाइड्रोजन लेके हम कन्वर्ट करेंगे, तो इधर H आएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा बेटा हमारे पास
CH3, ये आ गया हमारे पास O, और जो हमारे पास चेंज आ रहा है H, ये आ गया डबल बॉन्ड। क्लियर है? और बाकी एज इट इज, ये आ गया हमारे पास CH, और ये आ गया C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया CH3। क्लियर है बेटा? ये हमारे पास बन गया इनॉल। क्या बन गया? इनॉल। और ये क्या है हमारे पास? कीटो फॉर्म। ये क्या है? कीटो फॉर्म। क्लियर है बेटा? ये इनॉल फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। अब देखो हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाना चाहूं, वैसे तो अच्छा बनाता ही हूं मैं, आपको पता ही है, ठीक है, बट अगर इसको हम थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहे तो ऐसा बना सकते हैं। बिल्कुल सही। अब देखो, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इनके बीच में हाइड्रोजन, तो इधर हो रही है शानदार हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो रही है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? तो एक तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा रेजोनेंस, रेजोनेंस जो मैं चिल्ला रहा था वो कहां है? देखो, ये शानदार लोन पेयर। तो देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, अल्टरनेट पोजीशन पर ये चीजें हैं तो रेजोनेंस होता है। तो इसमें रेजोनेंस भी है और साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। इसकी वजह से ये इनोल फॉर्म ज्यादा है, मतलब अराउंड ये हो गया हमारे पास 75%। ठीक है? और ज्यादा भी बोल सकते हो, मतलब ऐसे मैंने फिर से बोला है कि ऐसा रेशियो फिक्स नहीं है। और ये 25%। ठीक है? तो इस टाइप से है। तो ये हमारे पास दो केसेस होते हैं नॉर्मली। ठीक है? जितना पूछा जा सकता है मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नीट में नहीं पूछा जा सकता। ठीक है भाई? तो ये हमारे पास है जिसमें इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। किससे? कीटो फॉर्म से। क्लियर है बेटा? चलिए भाई, कहानी हमें समझ में आ गई है। अब बात करते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या आता है बेटा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है ये पढ़ेंगे, टाइप कौन कौन से होते हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है भाई? और तो सबसे पहले हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम समझेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स हैव देयर एटम्स इन सेम सीक्वेंस। सेम सीक्वेंस मतलब क्या हो गया? सेम ऑर्डर, बट दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स इन स्पेस। देखो, सबसे पहले हमने देखा आइसोमर है इसमें। आइसोमर इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसके बाद उसने बोला है कि स्टीरियो आइसोमर्स हैव देयर एटम्स इन सेम सीक्वेंस। सेम सीक्वेंस, सेम ऑर्डर, मतलब कनेक्टिविटी डिफरेंट नहीं है। कनेक्टिविटी डिफरेंट नहीं है क्या मतलब है? कि अगर ए के बाद बी एक स्ट्रक्चर में दे रखा है तो दूसरे में भी ए के बाद बी ही आएगा, बी के बाद ए नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? कनेक्टिविटी डिफरेंट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म नहीं है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म तब ही हो सकती है जब उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ना हो। तो यह पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि स्ट्रक्चरल और स्टीरियो एक साथ कभी भी नहीं हो सकती है। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास आ गया। बोले सर ठीक है, ये बात आपने समझा दी, हमें समझ में भी आ गया, बट थोड़ा एग्जांपल हो जाए। तो देखो भाई, एग्जांपल क्या हमारे पास? बिल्कुल सिंपल सा फंडा लेते हैं हम। ये मैं दो कंपाउंड बना रहा हूं ऐसे, ठीक है? तो ये हमने बनाया CH3C, ये हमारे पास H, ये है डबल बॉन्ड C, और इधर मान लो CH3, और ये हमारे पास है H। क्लियर है? एक और कंपाउंड बना देता हूं, CH3CH डबल बॉन्ड C, इधर हमारे पास H, इधर हमारे पास CH3। क्लियर है भाई? तो हम बोल रहे हैं कि स्टीरियो आइसोमर वो होते हैं जिनमें एटम्स का सीक्वेंस सेम रहता है, जिनमें एटम्स की कनेक्टिविटी चेंज नहीं होती, जिसमें एटम्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है। तो हम समझते हैं भाई, देखो अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो इस कार्बन के साथ क्या कनेक्टेड है? एक CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और एक डबल बॉन्ड के साथ कार्बन कनेक्टेड है। बिल्कुल सही बात है। इसमें भी अगर हम देखें तो इस कार्बन के साथ एक CH3 कनेक्टेड है, बिल्कुल सही, इधर भी CH3 कनेक्टेड था, एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इधर भी हाइड्रोजन कनेक्टेड था। ठीक है? साथ ही साथ डबल बॉन्ड के साथ कार्बन कनेक्टेड था, बिल्कुल सही बात है। अब हम अगर इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन के साथ क्या है? एक CH3, एक H, एक डबल बॉन्ड C, एक CH3, एक H, एक डबल बॉन्ड C। तो एटम्स की कनेक्टिविटी सेम है, एटम्स का जो ऑर्डर है वो सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? स्टीरियो आइसोमर। क्या है? स्टीरियो आइसोमर है। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, क्योंकि कनेक्टिविटी सेम है। अब स्टीरियो आइसोमर में क्या है ये, वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है?
बात समझ में आई नहीं? एटम्स का ऐसा नहीं है कि एक हाइड्रोजन इधर से उधर जा रहा है। बात समझ में आई? मेन चेन डिफरेंट हो गई, ये डिफरेंट हो गई, वो डिफरेंट हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। एटम्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि जहां स्ट्रक्चरल हो गई वहां स्टीरियो नहीं होगी, और जहां स्टीरियो हो गई वहां स्ट्रक्चरल नहीं हो सकती। क्लियर है भाई? ये बात समझ में आई? तो स्पेस में एटम्स का डिफरेंट अलग है। स्पेस में हमारे पास जो ये अरेंजमेंट है वो अलग है। तो सर स्पेस में कैसे अलग है वो भी आपको समझेंगे, बट अभी थोड़ा सा समझ सकते हो। देखो इस CH3 के पास में क्या है, इधर CH3 है, बट इधर ये CH3 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है इस CH3 के। तो ये अरेंजमेंट, बोले सर कैसे अरेंजमेंट? तो देखो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो जैसे आपको दिख रहा है वैसे देखो, CH3 दोनों ऊपर की साइड डबल बॉन्ड में, इधर CH3 दोनों डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड। तो स्पेस में अगर मैं देख रहा हूं तो दोनों क्या दिख रहे हैं मेरे को, अलग दिख रहे हैं। तो ये क्या हो गई आपके पास बेटा, ये हो गई आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर है? चलिए भाई अब बात करते हैं कि सर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप कितने होते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, उसमें हम दो टाइप की कैटेगरीज पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास कॉन्फिगरेशनल, एक होता है कन्फर्मेशनल। दोनों में डिफरेंस, कॉन्फिगरेशनल जो होते हैं वो नॉन इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। रूम टेम्परेचर पर ये एक स्ट्रक्चर जो एक स्टीरियो आइसोमर है वो दूसरे स्टीरियो आइसोमर में कन्वर्ट नहीं होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? कॉन्फिगरेशनल जो आइसोमर होते हैं उसमें एक स्टीरियो आइसोमर ए है मेरे पास, दूसरा स्टीरियो आइसोमर बी है। मैं स्टीरियो आइसोमर वर्ड बोल रहा हूं मतलब स्ट्रक्चरल खत्म हो चुका है। बात समझ में आ गई बेटा? तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एक स्टीरियो आइसोमर ए है, दूसरा स्टीरियो आइसोमर बी है, वो दोनों रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, इंटर कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, उस टाइप के वो बोलते हैं हम कॉन्फिगरेशनल। और अगर कन्वर्ट हो जाए उसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल। अब कन्फर्मेशनल में आगे क्या क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आता है हमारे पास कि कॉन्फिगरेशनल कौन कौन से टाइप के होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कॉन्फिगरेशनल कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो कॉन्फिगरेशनल होते हैं हमारे पास दो टाइप के, एक होता है ज्योमेट्रिकल और दूसरा होता है हमारे पास ऑप्टिकल। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि ये पेज इंपॉर्टेंट है, वो नहीं बोल रहा, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा? तो ये और इसके आगे का लेक्चर और उससे आगे का लेक्चर, मतलब आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा, अगर आइसोमेरिज्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करूं तो वो अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? और तो बोले सर इसका मतलब तो ये कि पहले वाले की जरूरत नहीं थी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक हमेशा कनेक्टेड रहता है चीजों से। पहले वाले लेक्चर अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो आगे वाले नहीं आएंगे। जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि स्टीरियो तभी होगी जब स्ट्रक्चरल नहीं होगी, तो अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आपको ये नहीं पता स्ट्रक्चरल क्या है। बात समझ में आ रही है? तो कनेक्टिविटी है। ठीक है? तो ये वाला पार्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में कॉन्फिगरेशनल दो टाइप के, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं वो नॉन मिरर इमेज होते हैं। नॉन मिरर इमेज का मतलब क्या हो गया? जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बट इसका आगे सिग्निफिकेंस क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं नहीं बोल रहा कि ये चीज आपको याद रखनी है, बिल्कुल याद नहीं रखनी है, कोई जरूरत नहीं याद रखने की। ठीक है? जब मैं आपको बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं तो आपको चीजें दिखने लग जाएंगी। बोलते हैं ना केमिस्ट्री दिखती नहीं है, आपको दिखने लग जाएंगी, आपके आंखों के सामने पिक्चर बन जाएगी कि हाँ यार ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है और ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो सकते हैं। इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा? तो सबसे पहले हम स्टार्ट ज्योमेट्रिकल से ही करेंगे, फिर ऑप्टिकल, देन कन्फर्मेशनल। क्लियर है भाई? तो चलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं समझेंगे। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बेटा। ठीक है? तो आइसोमर्स विच पर, देखो अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूं मतलब मैं स्टीरियो में घुस चुका हूं। अगर मैं स्टीरियो में घुस चुका हूं इसका मतलब यह है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, पहली बात तो आइसोमर आया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। अब अगर ज्योमेट्रिकल वर्ड बोल रहा हूं मतलब मैं स्टीरियो में जा चुका हूं, और स्टीरियो में जा चुका हूं इसका मतलब उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा। बात समझ में नहीं आ रही? तो हमारे पास आ गया आइसोमर्स विच पोजेस द सेम एमएफ। एमएफ मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है? एंड सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट, बट
डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। एटम्स का या ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा किसमें? इन स्पेस। किसमें होगा? स्पेस में। बात समझ में आ गई? सर ये डेफिनेशन तो वही है जो हमने स्टीरियो में पढ़ा। डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस अभी आएगा। इन स्पेस ड्यू टू, रीजन क्या होगा हमारे पास? ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब रेस्ट्रिक्शन रहेगा किसका? रोटेशन का। जी रोटेशन नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से इंटर कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। कैसे नहीं होंगे सारी चीज पढ़ेंगे। आर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। उनको हम क्या बोलेंगे? एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे। कुल मिला के बात यह है कि ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो रहे। स्टीरियो बोल रहा हूं तो ऊपर वाली लाइन अपने आप से आगे की मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। तो क्या हो गया हमारे पास? ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। किसकी वजह से? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। उन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने अभी जो आपको एग्जाम्पल दिया था वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ही था। जैसे मान लो CH3C, ये हमारे पास है H, डबल बॉन्ड C, ये CH3 और इधर आ गया हमारे पास H। क्लियर है? और दूसरा है हमारे पास CH3C, ये है H, डबल बॉन्ड C, H, CH3। क्लियर है? अब अगर इनका आप नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नेम लिखोगे तो क्या आएगा? ये सर ब्यूटुइन है। ये क्या है? ब्यूटुइन। ये भी क्या है? ब्यूटुइन है। तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होगा ही ना। अगर स्टीरियो आइसोमर है तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा। तो ब्यूटुइन ये भी है, ब्यूटुइन ये भी है और ब्यूटुइन ये भी है। बिल्कुल सही बात है, कोई समस्या नहीं है। ब्यूटुइन, बट समझ मतलब पॉइंट इतना सा है कि ये ट्रांस टू ब्यूटीन है। क्या है बेटा? ट्रांस ब्यूटुइन है और ये सिस ब्यूटुइन है। सिस ट्रांस क्या होते हैं अभी हम बात करेंगे। ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। कब? एट रूम टेम्परेचर। RT मतलब क्या हो गया? रूम टेम्परेचर। ये दोनों एक दूसरे में रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। रीजन हमारे पास है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब इसकी वजह से कैसे नहीं हो पा रहे? ये चीज आप वैसे केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ोगे जब आप पाई बॉन्ड को पढ़ोगे, ठीक है। बट मैं आपको इधर समझाऊंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं नहीं समझाऊंगा तो आपको ज्योमेट्रिकल समझ में नहीं आएगी। तो वो चीजें हम क्लियर करेंगे। क्लियर है भाई? चलिए ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। अब देखिए हमारे पास की रीजन क्या है। रीजन क्या है किसका? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। तो सर रीजन तो आप बोल रहे हो कि रीजन तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बिल्कुल सही बात है। तो रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट। अब किस किस के अबाउट हो सकता है? अब थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको वर्ड यूज किया कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसकी वजह से जनरेट हो रहा है? भाई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का रीजन क्या है? तो उसका रीजन क्या रहेगा? या तो रहेगा अबाउट पाई बॉन्ड। क्या रहेगा बेटा? अबाउट डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड हो गया बेटा। डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड और ए रिंग स्ट्रक्चर। या तो डबल बॉन्ड की वजह से, या तो डबल बॉन्ड की वजह से हमारे पास, या तो किसकी वजह से बेटा? डबल बॉन्ड की वजह से, और या फिर किसकी वजह से? या तो डबल बॉन्ड की वजह से या फिर रिंग स्ट्रक्चर की वजह से हमारे पास ये आएगा। बात समझ में आ गई? रीजन क्या हो गया हमारे पास? क्लियर है। बोले कि अब आगे बताओ कि सर ये कैसे आ रहा है, तो वो अब देखते हैं। तो अब हम आते हैं कि कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या क्या है? नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में क्यों इंटर कन्वर्ट नहीं हो रहा रूम टेम्परेचर पर। क्लियर है भाई? तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास नेसेसरी कंडीशन में, सबसे पहला पॉइंट है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वो किसकी वजह से होता है? पाई बॉन्ड की वजह से हो सकता है और रिंग की वजह से भी हो सकता है। तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, इधर देखा CH3 CH2 CH2 CH3। तो बोले कि सर इसमें तो कहीं पे पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा हमें, ना रिंग दिख रही। भाई ना तो पाई बॉन्ड दिख रहा ना ही रिंग दिख रही, तो सर इसमें क्या समझा रहे हो आप? तो कोई नहीं, पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या रिंग नहीं होता है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे पॉसिबल है। क्लियर है?
तो मैं इन दो कार्बन को स्टडी कर रहा हूं, एक इसको एक इसको। तो अगर मैं इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो आप सबको पता है कि दो हाइड्रोजन, एक ये कार्बन एक इस कार्बन, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ भी ऐसा ही है, तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इसका भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp3। क्लियर है बेटा, दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है sp3 है। क्लियर है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों कार्बन को इधर बना रहा हूं, ध्यान से समझेंगे बेटा, ठीक है, ट्राई करना अच्छे से समझने का। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अब देखेंगे इस कार्बन को मैंने इधर बनाया, इस कार्बन को भी मैंने इधर बनाया, ये दोनों कार्बन इधर बना दिए। क्लियर है भाई, ये दोनों कार्बन मैंने इधर बना दिए। अब इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है sp3, और साथ ही साथ में हमारे पास अगर मैं इसमें और डिटेल में बात करूं तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। क्या है बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड। अभी मेरे को इतनी डिटेल में इसलिए बतानी पड़ रही है चीजें क्योंकि आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ी अभी। जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लोगे तो आप खुद बताने लग जाओगे मेरे को। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास। क्या है बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। कौन सी होगी बेटा, टेट्राहेड्रल। तो अब मैं टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल बनाऊंगा इधर। क्लियर है भाई। तो टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल अगर मैं बनाऊं तो देखो क्या होगा, एक ऑर्बिटल, ठीक है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है लोब, ठीक है। एक ऑर्बिटल ये आ गया, उसके बाद दूसरा ये इधर आ गया, दूसरा मैं बनाता हूं पिंक कलर से, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3। एक और बना देते हैं हमारे पास, है ना। और एक कहां बनाऊं मैं, 1 2 3, एक मान लो इधर बना दिया, ये हो गया। क्लियर है भाई, 4 हो गए, 1 2 3 और एक ये 4। क्लियर है। सिमिलरली इसके लिए भी ऐसा ही करते हैं हम। इस कार्बन के, भाई इसका भी तो sp3 है, ये मैंने लेफ्ट वाला कार्बन है, ये 2 है, नंबरिंग कर दूं मैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। तो ये जो कार्बन है ये कौन सा है बेटा, 2 नंबर का है। कौन सा है, 2। तो मैं इधर लिख भी देता हूं C2। क्लियर है। और ये कौन सा है हमारे पास, C3। अब 2 और 3 के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। ये सारी चीजें आपको आती है, ये तो इतना तो आता है, ये तो हमने 10th में भी पढ़ा है, बट फिर भी नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं। ये कौन सा बॉन्ड है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड। इवन सभी बॉन्ड सिग्मा है, आपको पता है कि डबल बॉन्ड है नहीं तो पाई बॉन्ड है नहीं। क्लियर है। अब जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो किस टाइप से बनेगा, देखो इसमें भी लोब जब बनाओगे आप तो इस टाइप से बनेगा, एक और बाकी के वही 3, है ना। तो ये आ गया हमारे पास 1 2, ये छोटा बन गया, थोड़ा ज्यादा है ना, मतलब सर की कारीगरी पर ध्यान ना दे, चीजें समझेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो कि सर कितनी अच्छी ड्राइंग कर रहे हैं, वो नहीं समझना हमें, ठीक है भाई। ये आ गया। अब देखो ये कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, 1 2 3 और चौथा ये जो इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो इन कार्बन कार्बन का बॉन्ड तो बन गया सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है। इसके अलावा बाकी किस किस के साथ कनेक्टेड है, एक कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, मतलब एक मिथाइल ग्रुप के साथ। तो ये आ गया हमारे पास मिथाइल। क्लियर है। और 2 हमारे पास है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया। क्लियर है भाई। दूसरा अगर मैं इधर बात करूं तो इधर भी सेम मिथाइल, ठीक है। इधर क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन, और इधर भी क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन। ऐसे ही है भाई, ये देख लो इसके साथ 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल। इसमें भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो अब हम देखेंगे कि इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं है। तो अब देखना इस कार्बन और इस कार्बन को, C3 कार्बन कहां है, ये रहा। क्लियर है। C3 कार्बन ये है, C2 कार्बन कहां है, ये वाला हैंड है। और ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिग्मा। ये सिग्मा बॉन्ड है। तो ये सिग्मा बॉन्ड कहां है, ये सिग्मा बॉन्ड ये है जिससे मैं लिख रहा हूं, ये जिससे मैं लिख रहा हूं, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है, बात समझ में आ गई। बिल्कुल ऐसे ही बॉन्ड है, एक सिंपल ऐसा ही बॉन्ड होता है सिलेंडर जैसा ही। क्लियर है भाई, ये बात हमें बिल्कुल समझ में आ गई है। अब हमें देखना है कि रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। रोटेशन का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ऐसे, ये रोटेशन नहीं है। रोटेशन का मतलब ये कि एक को फिक्स रखो, दूसरे को रोटेट करो। रोटेशन का मतलब क्या है, एक को फिक्स करो, दूसरे को रोटेट करो। तो अब देखो मैं रोटेट कर रहा हूं, अभी 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 अभी, हाँ अभी आपको सही दिख रहा है। तो मैं जब रोटेट कर रहा हूं तो देखो रोटेट हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। कोई समस्या आ रही है, नहीं कोई समस्या नहीं आ रही, आराम से रोटेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है बेटा। तो ये इसका मतलब इधर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। इधर क्या नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। नो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, नो रोटेशन। बात समझ में आ गई बेटा।
तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होता है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एब्सेंट है। इसका मतलब ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। क्लियर है? तो बोले सर जीआई कौन करेगा, तो देखते हैं भाई। तो हमारे पास दूसरा कंपाउंड लिया मैंने ये। अब इसमें हम देखते हैं इस कंपाउंड, इस कार्बन को देखा मैंने और इस कार्बन को देखा, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन देखा। तो देखो एक इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है जिसमें से एक सिग्मा होगा, एक हाइड्रोजन और एक ये, मतलब 3 सिग्मा है। क्या है बेटा? 3 सिग्मा है। तो क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज, और ये भी क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। क्लियर है? दोनों sp2 हाइब्रिडाइज है और इसमें क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड है। क्या है बेटा? 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इनकी जो ज्योमेट्री रहेगी वो कौन सी रहेगी? ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी रहेगी बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है? बिल्कुल सही, क्लियर है सर, कोई समस्या नहीं है। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, कोई समस्या नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा? बिल्कुल सही, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि इसको जैसे हमने ऑर्बिटल से समझा था वैसे ही समझेंगे। तो फिर से मैं वही नंबरिंग की, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो उसमें भी हमने 2 3 को लिया, इसमें भी 2 3 को ले रहा हूं, क्योंकि जो चेंज आ रहा है वो इधर ही आ रहा है। जो चेंज आ रहा है 2 3 के बीच में आ रहा है, उधर सिंगल बॉन्ड था, इधर डबल बॉन्ड आ गया। तो फिर से मैं बनाता हूं, इधर ये हमारे पास बना C2, ये हमारे पास 2 वाला कार्बन, और ये हमारे पास 3 वाला। इसको 2 वाले को थोड़ा इधर बना देता हूं, ये 2 और ये हमारे पास है 3। तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा क्या होता है हमारे पास? पाई बॉन्ड। ठीक है? तो अगर हम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की बात करें तो वो तो सर ये रहे 3 सिग्मा, जो कि हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर में रहेंगे, 120 डिग्री पे रहेंगे तीनों। ठीक है? ये बात अगर आपको नहीं पता तो आप मतलब रखेंगे दिमाग में, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे। तो sp2 हाइब्रिडाइज में जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हो गया। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है BA से जो लिख रहा हूं वो होता है 120 डिग्री। क्या होता है बेटा? 120 डिग्री। प्लेनर ज्योमेट्री मतलब प्लेनर होती है ज्योमेट्री। तो इसमें मैं 3 ऑर्बिटल बनाता हूं जो तीनों एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्लियर है भाई? तो बनाते हैं हम। देखो सबसे पहले तो वही एक सिग्मा मैंने ऐसे बनाया, इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं। एक तो ये आ गया हमारे पास। क्लियर है? दूसरा एक ये आ गया और तीसरा ये आ गया। ये तीनों क्या है बेटा? 120 डिग्री पे है। क्लियर है? सिमिलरली मैं दूसरे वाले कार्बन के लिए बनाऊंगा, तो ये मेरे पास दूसरा कार्बन आ गया जो C3 है। ये क्या है? C3। इसमें भी जब हम बनाएंगे तो एक तो आ गया मेरे पास ये। क्लियर है? और बाकी 2 कैसे आएंगे? एक ये आ गया और एक हमारे पास ये आ गया। क्लियर है भाई? ठीक है? इनमें भी एंगल कितना है? 120 डिग्री है। अब देख लो जो जो एटम कनेक्टेड है वो इसके साथ क्या है? एक CH3 एक H। तो एक मान लो मैंने CH3 कनेक्ट कर दिया। ठीक है? एक क्या कनेक्ट कर दिया? H। इसके साथ भी क्या है? एक CH3 कनेक्टेड है और एक क्या कनेक्टेड है? H कनेक्टेड है। क्लियर है भाई? ये तो ओनली सिग्मा बॉन्ड बनाए। भी ये कौन सा बॉन्ड बनाए बेटा? सिग्मा बॉन्ड बनाए। बट अभी तो पाई बॉन्ड भी बनेगा। बिल्कुल सही बात है। तो पाई बॉन्ड का जो ऑर्बिटल है वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, किसमें बेटा? परपेंडिकुलर। तो ये प्लेन में जैसे दिख रहा है आपको वैसा का वैसा ही है। परपेंडिकुलर प्लेन में मतलब ऐसे आएगा। अरे समझ में आ रहा है ना? बाहर की साइड। अरे नहीं समझ में आ रहा? समझो यार, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मान लो कि ये स्ट्रक्चर इस प्लेन में है, ये आपके पास प्लेन है। बात समझ में आ रही है? इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा? ऐसे लोब है, एक पाई ऑर्बिटल ऐसे आएगा C2 का, और C3 का पाई ऑर्बिटल ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है ना? परपेंडिकुलर। और अब जैसे मान लो कि ये परपेंडिकुलर आया, रुकेगा क्या? चलो रुक गया। हाँ, जैसे मान लो ये परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर इधर है और दूसरा परपेंडिकुलर इधर है। थोड़ा समझना ज्यादा। ठीक है? देखो भाई क्या है, मतलब इस टाइप से हो गया। तो अब ये जो ऊपर ऊपर वाले लोब है इनमें इंटरेक्शन होता है और नीचे भी सेम इंटरेक्शन होता है। बात समझ में आ रही बेटा? तो अब क्या बनेगा? देखो अब हमारे पास जो परपेंडिकुलर प्लेन वाला आएगा, तो एक ऑर्बिटल ये आ गया, दूसरा ऑर्बिटल ये आ गया, और इनके बीच में लगेगा इंटरेक्शन। ये हमारे पास पाई बॉन्ड है। ये हमारे पास क्या है बेटा? पाई बॉन्ड। बात समझ में आ रही बेटा? ये क्या है हमारे पास? पाई बॉन्ड है।
तो ये आ गया हमारे पास पाई बॉन्ड। क्लियर है? अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। बोले सर कैसे? देखो फिर से हम वैसे ही देखेंगे जैसे हमने अभी देखा था। ये हमारे पास है वही C3, ये हमारे पास C2। ध्यान से समझना, ये हमारे पास था सिग्मा बॉन्ड, ये हमारे पास क्या था? सिग्मा बॉन्ड। तो पहले तो एक ही बॉन्ड था, अभी क्या हुआ है? पाई बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड है ना, तो मैं डबल बॉन्ड ले आया भाई। ये हमारे पास बन गए 2 बॉन्ड। अभी क्या बन गए? 2 बॉन्ड बन गए। क्लियर है? फिर से देखना, अभी पैरेलल है दोनों एक दूसरे के, ठीक है, प्लेन में भी है। अब क्या होगा हमारे पास? अब हमें रोटेट करना है। अब हमें क्या करना है? रोटेट करना है। अब क्या रोटेशन होगा? बोलो भाई, क्या रोटेशन हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि देखो आपको मार्कर दिख रहा होगा, ये मार्कर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अभी एक को रोकने के बाद दूसरा नहीं घूमने दे रहा। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड प्रॉब्लम कर रहा है। पहले ओनली मेरे पास ब्लैक वाला था तो उसके अबाउट रोटेशन हो रहा था, बट अभी दूसरा बॉन्ड आ गया तो इसके अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यही तो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है रोटेशन को। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये पाई बॉन्ड है जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया। अब रोटेशन तब पॉसिबल है जब ये बॉन्ड क्या हो जाए? टूट जाए। जब ये बॉन्ड क्या हो जाए? टूट जाए। जैसे मान लो ये बॉन्ड हट गया, अब काहे? अब घुमाओ कितना ही घुमाओ, कोई समस्या नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो है ही नहीं, तो डबल बॉन्ड आते रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ जाएगा। वो चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो इधर क्या हमारे पास? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट। क्लियर है भाई? अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये CH3 इधर CH3 के सामने है, मतलब पास पास में है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इस कंपाउंड को रोटेट कर दूं, ये रोटेट किया, CH3 नीचे आ गया, H ऊपर आ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर मेरे को कोई ऐसा कंपाउंड मिला जिसमें CH3 नीचे है और H ऊपर है, तो वो डिफरेंट कंपाउंड कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में तो इंटर कन्वर्ट हो ही नहीं रहे। बट पहले वाले केस में ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि उधर तो खूब कन्वर्ट हो रहे थे, इंटर कन्वर्ट। इसलिए इस टाइप के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो डबल बॉन्ड के अबाउट कैसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जनरेट होता है आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है भाई? तो ये हमारे पास था डबल बॉन्ड के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्लियर है? चलिए, बहुत सही बात है। अब हम देखते हैं कि रिंग के अबाउट कैसा होगा। रिंग के अबाउट क्या होगा? तो ये हमारे पास, मान लो रिंग के अबाउट अब हम बात करते हो। देखो क्या दे रखा है हमारे पास। देखो पहले वो वाला पॉइंट एक बार मैं और बता देता हूं। तो इसका मतलब देखो, जो मैं आपको इधर बता रहा था, ये CH3 सेम साइड, इधर पाई बॉन्ड है, तो ये कंपाउंड और ये CH3 अपोजिट साइड में चलेंगे। ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो रहे। क्यों? बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्यों नहीं हो रहे? ये इंटर कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे? ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। बात समझ में नहीं आई? अरे बोलो भाई, क्लियर है बात? तो इसलिए रोटेट नहीं हो रहे। अब हम बात करते हैं कि सर जो रिंग में आप बात कर रहे थे उसका क्या सीन है। तो अब हम देखते हैं रिंग में। क्लियर है भाई? तो देखो रिंग में बहुत इजी है चीजें। अब क्या होगा हमारे पास? इधर भी मैं कोई भी वैलेंसी CH3H रख लो या कैसे भी रख लो, तो मैं सिंपल से कंपाउंड रख देता हूं HBr। इधर भी क्या रख दिया मैंने? HBr। क्लियर है? इधर ही हमारे पास HBr है और Br अभी क्या हो गया? इधर अपोजिट डायरेक्शन रखेंगे तभी तो पता चलेगा चीजों का। तो ये दोनों भी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। ये दोनों भी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। बोले सर अभी क्या समस्या है? अभी क्या समस्या है? सर अभी तो इंटर कन्वर्ट हो ही सकते हैं। अभी तो इंटर कन्वर्ट हो ही सकते हैं। अभी क्या समस्या है? बोलिए भाई। क्योंकि सर इधर तो पाई बॉन्ड है नहीं, इधर तो पाई बॉन्ड है नहीं। तो बात आपकी बिल्कुल सही है, बट ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते हैं। उसका रीजन क्या है? जैसे मान लो कि अभी आप देखो, पहले तो इन दोनों को समझने का ट्राई करना, ठीक है? मान लो, मानना पड़ेगा अभी आपको, ठीक है? ये ट्राइंगल है, ठीक है? ऐसे मान लो ये क्या आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है? ये ट्राइंगल मानना पड़ेगा आपको, ठीक है? अभी आपको शायद दिख गया होगा ये ट्राइंगल है। तो इसमें क्या हमारे पास, जैसे मान लो कि Br और H की अगर मैं बात करूं, तो एक साइड मान लो कि ऐसा है, ये टिप वाली साइड, ठीक है? नोब वाली साइड क्या है? H है, इधर Br है। तो देखो ये H एक साइड, Br एक साइड। दूसरे वाले कंपाउंड में क्या है? चीजें अलग हो गई। ऐसे एक H नीचे चला गया, नीचे चला गया, ठीक है? और एक H ऊपर है। भाई ये H
ऊपर, ये H नीचे। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप के कंपाउंड होंगे हमारे पास। क्लियर है? ये दो कंपाउंड दे रखे। अब देखो कि ये इंटर कन्वर्ट कैसे नहीं हो सकते, उसके लिए हमें चाहिए होगा एक पेपर। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक पेपर। ग्रीस भाई एक पेपर देना, ग्रीस भाई हेल्प करेंगे हमारी। ठीक है, तो अब इसको पेपर से समझेंगे। एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते, तब तक ग्रीस भाई पेपर का अरेंज करते, तब तक अपन ये चीज समझते। देखो होगा क्या कि हमें ये वाला बॉन्ड ही रोटेट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? ये वाला बॉन्ड ही रोटेट करना है। इसमें तो केमिस्ट्री है। हाँ भाई ध्यान दो, क्या है हमारे पास? हमें तो ये वाला बॉन्ड ही रोटेट करना है। क्या करें हम कि अगर सर इस वाले कार्बन को, ध्यान से समझना, इस वाले कार्बन को सर अगर मैं रोटेट कर दूं, मतलब H नीचे ले आऊं, Br ऊपर ले आऊं, H नीचे ले आऊं, Br ऊपर ले आऊं, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बोले बात तो बिल्कुल सही है। तो इस कार्बन को रोटेट करना है, मतलब इस बॉन्ड के अबाउट। ठीक है, मतलब इस बॉन्ड के अबाउट अगर हमें रोटेट करना है, इस बॉन्ड के अबाउट हमें रोटेट करनी है चीजें। ठीक है, अब जब मैं इस बॉन्ड के अबाउट रोटेट करूंगा तो ये कार्बन तो भैया इधर भी कनेक्टेड है। अरे आप इस वाले को फिक्स कर रहे हो, देखो ध्यान से समझना, इस वाले को फिक्स कर रहे हो, देखो कैसे ट्राइंगल बना हुआ है, ध्यान से समझना, ट्राई करना समझने की। मैं थोड़ा सा ट्राइंगल बनाने का ट्राई कर रहा हूं, पहली बार ही हो रहा है वैसे ये। हाँ भाई, ये ट्राइंगल बन गया हमारे पास। ये क्या बन गया बेटा? ट्राइंगल बन गया। अभी आप समझ पा रहे हो? तो अभी मेरे को अगर मान लो कि इस वाले बॉन्ड को रोटेट करना है, इस ब्लैक वाले मार्कर के अकॉर्डिंग, इस ब्लैक वाले मार्कर के अकॉर्डिंग अगर मेरे को इसको रोटेट करना है, ध्यान से समझना, इसको अगर रोटेट करना है, तो जब मैं ये रोटेट करूंगा तो ये तब होगा ना जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जब तक ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक तो रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो नहीं सकता। भाई पाई बॉन्ड में भी तो यही प्रॉब्लम आ रही थी। पाई बॉन्ड में भी वो पाई वाला बॉन्ड जो आया था हमारे पास, डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड आया था, उसकी वजह से रोटेशन पॉसिबल नहीं था। इसमें भी उसी की वजह से पॉसिबल नहीं है। अरे समझ में आ रहा है ना? आज कुछ ना कुछ नुकसान होके रहेगा। हाँ भाई, इसमें इस वाले मार्कर की वजह से रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इस वाले मार्कर की वजह से। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि जब रोटेट करूंगा मैं, जब इस चीज को रोटेट करूंगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। भाई बात समझ में आ रही है बेटा? तो इस टाइप के रोटेशन को क्या कर रहा है? ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ठीक है, अभी पेपर की जरूरत नहीं हमें। तो ये क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। इसका मतलब ये है कि रिंग में सिंगल बॉन्ड के अबाउट, रिंग में सिंगल तो समझते हो भाई? बिल्कुल सर। रिंग में सिंगल बॉन्ड के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। अरे मैंने हिंदी में लिख दिया, चलो चलेगा कोई नहीं। रिंग में सिंगल बॉन्ड के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। बात समझ में आ रही है बेटा? रिंग में क्या होता है हमारे पास? सिंगल बॉन्ड के अबाउट भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो रिंग के लिए हमें डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं है, बट ओपन स्ट्रक्चर हो तो उसके लिए पाई बॉन्ड चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए। बात समझ में आ गई? तो एक हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशंस पढ़ रहे थे हम, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन में फर्स्ट था रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, पाई बॉन्ड और रिंग, वो हमें समझ में आ गया है कि किस टाइप से होगा। क्लियर है भाई? ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास? दूसरा है कि अच्छा ठीक है, अब हम देख लेते हैं एग्जांपल कि हमारे पास जीआई किस किस में हो सकती है। तो जीआई हमारे पास एल्कीन में हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इधर हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। देखो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहा, ठीक है। बाकी अभी सिर्फ मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूं जो अभी तक मैंने पढ़ाई है। उस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि एल्कीन में जीआई हो सकती है। उसका रीजन है कि इधर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ये आर का मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्लियर है भाई? ऑक्जाइम में भी हो सकती है। किस में हो सकती है बेटा? ऑक्जाइम में। बोले सर ऑक्जाइम को तो हम जानते नहीं, तो वैसे तो मैंने आपको बताया है, बट अगर नहीं पता तो मैं आपको इधर बता देता हूं कि ऑक्जाइम क्या होता है। याद रखोगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑक्जाइम, अभी आगे भी आएगा। ठीक है, ऑक्जाइम क्या होता है नेक्स्ट वाले लेक्चर में पूछूंगा मैं आपसे, तब आपको बताना। सी डबल बॉन्ड NOH को बोलते हैं हम ऑक्जाइम। ठीक है, सी डबल बॉन्ड NOH को क्या बोलते हैं? ऑक्जाइम। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर और होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्जाइम है। तो ये भी क्या करेगा? जीआई शो करेगा। रीजन क्या है? रीजन हमारे पास ये जीआई शो कर सकता है क्योंकि हमारे पास ये आ गया OH और इधर है। तो देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं है? अभी आपका ध्यान सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पर होना चाहिए। बोलो है या नहीं है? बोले सर है। डबल बॉन्ड आ गया ना, तो इधर भी पॉसिबल है।
इसके बाद आता है एजो कंपाउंड। तो एजो कंपाउंड क्या होते हैं भाई? एजो कंपाउंड भी देख लो इधर, ठीक है। एजो कंपाउंड क्या होता है? ये जो मैं साइड में चीज लिख रहा हूं ये आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। एजो कंपाउंड क्या होते हैं, और नेक्स्ट वाला लेक्चर हमारा कल ही आ रहा है, ठीक है। एजो कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? एजो कंपाउंड होते हैं हमारे पास एन डबल बॉन्ड एन, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एजो कंपाउंड हो गए। तो डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब इसमें भी जीआई हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा? जीआई हो सकती है। तो ये आ गया हमारे पास एन डबल बॉन्ड एन, और ये आ गया हमारे पास। बाकी लोन पेयर वगैरह जो भी है वो है, क्लियर है। तो इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है क्या? बोले बिल्कुल है सर। ये रहा, ये हमारे पास आर आर रहा, आर आर राजस्थान रॉयल्स नहीं है इधर, ठीक है सर, बकवास जोक चलेगा, ठीक है। लास्ट है हमारे पास साइक्लो एल्केन। ध्यान से समझेंगे, साइक्लो एल्केन बोला है तो अभी तो समझा हमने कि रिंग में जो हमारे पास, ऐसा जरूरी नहीं 3 मेंबर रिंग हो, 4 मेंबर रिंग भी चलेगी, इसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ जाएगा। इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर में अच्छी बना देता हूं जिसमें आपको चीजें ठीक से दिखे। जैसे ये आ गया, ये आ गया, तो ये भी हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करेगा, ठीक है। कोई भी सारी की सारी जो ब्रांचेज है वो सब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो कर रही है। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मतलब जीआई शो कर सकता है। बात समझ में आ गई? ये हमारे पास रहा आर आर, ये क्या रहा भाई? आर आर। इधर आर आर का कलर चेंज करना पड़ेगा। सभी है हमारे पास, कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है। आर आर, ये समझ में आ रहा है ना? ये जो चेन है, ये जो रिंग है हमारे पास, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, तो इनके बीच में आर आर है, सभी में है, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा? तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इधर प्रेजेंट है, इसका मतलब इधर जीआई हो सकती है। फर्स्ट वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग तो होगी, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड कंडीशन। क्या है हमारे पास? सेकंड कंडीशन ये हमारे पास कि डिफरेंट ग्रुप शुड बी अटैच एट ईच डबल बॉन्ड। जो हमारे पास डबल बॉन्डेड एटम है, जिन दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, उन एटम्स के ईच एटम के पास डिफरेंट एटम होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो, अब ध्यान से समझना, जब मैं इस कार्बन को देखूंगा तो ये आपको कवर कर लेना है। बात समझ में आ रही है? मेरे पास ये दो कार्बन एटम कैसे हैं? डबल बॉन्डेड है। मेरे पास ये दोनों कार्बन एटम कैसे हैं? डबल बॉन्डेड है। एक तो ये कार्बन एटम डबल बॉन्डेड है, ये दोनों। ध्यान से समझ लेना इस बात को। तो जब मैं इस कार्बन को देखूंगा तो ये मेरे को पूरा कवर कर लेना है। कुछ गलत तो नहीं हो गया? बच गए, हाँ भाई, इधर रहने दो। जब मैं इस कार्बन एटम को देख रहा हूं, लेफ्ट वाले को, तो राइट वाले को क्या कर लेंगे? हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने देखा कि इस कार्बन की वैलेंसी ए और बी दोनों अलग है क्या? ठीक है। अगर ये दोनों अलग हुई तो जीआई शो होगी, अगर नहीं हुई तो नहीं होगी। क्या सर दूसरे पे अभी मेरे को चेक करने की जरूरत है अगर ये ए और बी सेम हो गया? नहीं है। अगर हमारे पास इस डबल बॉन्ड के अबाउट मेरे को जीआई देखनी है, अगर कोई और डबल बॉन्ड हुआ उसके अबाउट बात नहीं कर रहा, उसके लिए भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर इस डबल बॉन्ड के अबाउट में जीआई चेक कर रहा हूं और मैंने किसी भी एक एटम, डबल बॉन्डेड एटम जो है, उस पर मैंने देख लिया कि उसकी दोनों वैलेंसी सेम है, तो मेरे को इस एटम को चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये दोनों अलग है तो फिर मैं इसको कवर करूंगा और इसको देखूंगा। तो इसको देखा मैंने डी और ई, अगर ये दोनों भी अलग है तभी जीआई होगी। अगर इधर भी ये सेम आ गया तो जीआई नहीं होगी। तो इधर लिखा हुआ है कंडीशन, देखो साफ सुथरे में, ओनली वर्ड लिखा हुआ, ओनली इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड डी इज नॉट इक्वल टू ई। अगर ए और बी इक्वल नहीं है, डी और ई इक्वल नहीं है, तभी जीआई होगी। जैसे ही मैंने ये बोला, ठीक है, तो आपके माइंड में तो अभी डाउट आ नहीं रहे, मेरे को पता है, बट मेरे माइंड में एक डाउट आया है, क्या सर ए और डी इक्वल हो सकते हैं? क्या बी और ई इक्वल हो सकते हैं? क्या ए और ई इक्वल हो सकता है? क्या बी और डी इक्वल हो सकता है? बोलो भाई, मेरा तो ये डाउट है यार, मतलब तुम लोग बताओ। अब ये तुमने तो पूछा नहीं, मैं पूछ लेता हूं। तो भाई बात ऐसी है, जो मैंने बोला है उसको ध्यान दो। मैं बोल रहा हूं कि ए और बी इक्वल नहीं हो सकते, ए और डी हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। ये CH3 हो सकता है, ये से। बोले सर कैसे? अरे भैया, मैं आपको बात इतनी सी सिंपल सी बोल रहा हूं कि जब इस कार्बन को देखना है, इसको देखना ही नहीं है। मेरे को यही नहीं पता कि इसके पास क्या क्या वैलेंसी है, हमें कुछ नहीं पता कि इस कार्बन के पास क्या क्या वैलेंसी है, हमें सिर्फ इस कार्बन की वैलेंसी देखनी है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अरे बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? तो ऐसा कुछ है। सिमिलरली अगर आप मान लो इस टाइप के में देखोगे,
अगर आप मान लो कि रिंग में देख रहे हो, जैसे मान लो इधर इस वाले पे देखिए अपन, तो अगर मैं इन दोनों के लिए देख रहा हूं, ये देखा मैंने और इधर देखा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो अभी भी है भाई, इस बॉन्ड के अबाउट, इस बॉन्ड के अबाउट इधर भी है, तो जरूरी नहीं कि कंटिन्यूअस कार्बन ही देखे, रिंग में कोई भी हो सकता है। तो मैंने देखा इधर इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको मैंने सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया। क्लियर है? अब देखो ध्यान से समझने, एक डाउट और भी आता है, ये मेरे पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो मैं इन डबल बॉन्ड को वैलेंसी में काउंट नहीं कर रहा हूं। किसको कर रहा हूं? मैं काउंट कर रहा हूं बाकी वैलेंसीज को। तो ये तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है रिंग वाली, तो ठीक है। क्या नहीं है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन? ये ए और बी नहीं है, सी और डी नहीं है, ए और बी, डी और ई बनाता हूं मैं इसको सेम, जिससे कि नीचे वाला स्टेटमेंट हमारा काम आए। ई और कैसे भी लिख दो। क्लियर है? तो इधर भी वही सेम है कि ए और बी इक्वल नहीं हो सकते, ई और डी इक्वल नहीं हो सकते, ए की जगह ई आ सकता है, वो अभी हम सारे केस देखेंगे। क्लियर है बेटा? तो जब एक कार्बन को देख रहे हो, इसको कवर कर लेंगे, जब इसको देखना है इसको कवर कर लेंगे। इतना टाइम दे रहा हूं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। इधर आप मिस्टेक करने वाले हो, मैं बता रहा हूं आपको, हर साल बच्चे मिस्टेक करते हैं, आप भी करोगे। ठीक है? तो वो मिस्टेक मिनिमम हो स्टार्टिंग से, इसके लिए मैं इतना टाइम दे रहा हूं। सामने बैठे होते तब तो मैं गाल पे गर्मी करके भी बता देता आपको। ठीक है भाई? तो वो तो पॉसिबल नहीं है अभी। क्लियर है चीज? चलिए, तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास की एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। अब आप बताना है, वीडियो पॉज करके बताना कि किस में जीआई हो सकती है, किस में नहीं हो सकती। सी डबल बॉन्ड सी, इधर है हमारे पास ए, इधर है बी, इधर है ए, इधर है ए। जिसमें होगी उसमें सही का टिक करेंगे, यस, और जिसमें नहीं है उसमें क्रॉस लगा देंगे। क्लियर है भाई? सी डबल बॉन्ड सी, ए बी, बी बी, सी डबल बॉन्ड सी, ए बी, ए बी, सी डबल बॉन्ड सी, ए बी, डी डी। नेक्स्ट एग्जांपल, सी डबल बॉन्ड सी, ए बी, डी ई, सी डबल बॉन्ड सी, ए ई एफ। इस टाइप के मान लो आपको दे रखे, और भी जो भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ठीक है? अब देखो, मैंने आपको बताया ध्यान से कि जब आप डबल, सबसे पहले पहली कंडीशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं है। सर सारी ओपन चेन है, सब में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। जब तक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है तब तक मैं जीआई की बात ही नहीं करूंगा, पहला पॉइंट क्लियर है। उसके बाद मैंने देखा कि अब डबल बॉन्डेड एटम को ही देखना है, डबल बॉन्डेड एटम है मेरे पास ये, तो मैं उनको बॉक्स में क्लोज भी कर रहा हूं। डबल बॉन्डेड एटम मेरे पास ये दो है, इधर ये दो है, इधर ये दो है, ठीक है, इधर ये दो है, इधर हमारे पास ये दो है, और इधर हमारे पास ये दो है। क्लियर है? इनको ही देखूंगा। जब लेफ्ट वाले को देख रहा हूं तो राइट वाला नहीं देखना, जब राइट वाले को देख रहा हूं तो लेफ्ट वाला नहीं देखना है। अब मैंने देखा इधर, तो इधर मेरे को ए मिला, इधर भी ए मिला, नहीं होगा, इस वाले को देखने की जरूरत नहीं। मैंने ये क्रॉस इसलिए नहीं किया है कि ये ए और ये सेम है, नहीं, जब मैंने इस कार्बन को देखा मेरे को ये दिखा ही नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रहा, आप लोगों को भी नहीं दिखना चाहिए। बात समझ में आ रही बेटा? मैंने सिर्फ देखा कि इधर ए है, इधर ए है, इसलिए नहीं हो रहा। क्लियर है? इधर भी सेम, इधर बी है, इधर बी है, इसलिए नहीं हो रहा, इसको मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। इधर मैंने देखा ए और बी, इस कार्बन को देखा तो सर इधर ए और इधर ए, सर सेम आ गया, नहीं होगा भैया, लपाट पड़ जाएंगे अब इस बार। ठीक है? इतना समझा चुका हूं। ठीक है? क्या ऐसा हम देखेंगे? नहीं बेटा, नहीं देखना है। बात समझ में नहीं आ रही? सर समझ आ रही है। ठीक है? गाल पे गर्मी की जरूरत तो नहीं है भाई, लपाट मारा जाए, बोलिए नहीं है। अगर जरूरत लग रही है तो घर वालों से रिक्वेस्ट करे, वो रेडी रहते हैं इस चीज के लिए। हाँ भाई, तो बताइए ए और ए देखना है क्या? नहीं देखना सर। सर जब आप इस कार्बन को देख रहे हो तो हमें ये दिख ही नहीं रहा, बहुत अच्छे, यही चीज तो मेरे को सुननी थी, हमें ये नहीं दिख रहा। तो मैंने देखा ए और बी अलग है, ए और बी अलग है, इसका मतलब ये जीआई शो करेगा, तो इधर यस आया। इधर देखा मैंने ए और बी अलग है इस कार्बन पर, इस कार्बन पर देखा डी और डी, सर सेम आ गया। सर बट ये तो मैं
मैच कर ही नहीं रहे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा, हमें देखना है इस कार्बन और इस कार्बन को अलग अलग देखना है। तो जैसे ही मेरे को सेम वैलेंसी मिली, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, डी और ई अलग है, ए और बी अलग है, इस कार्बन पे देखा ए और बी अलग है, इस कार्बन पर देखा डी और ई अलग है, जी आई होगी। इधर देखा मैंने ए और ई अलग है, इधर ए और एफ अलग है, तो इधर भी जी आई होगी। तो इस टाइप से आपको चीजें देखनी है। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पॉइंट है जीआई की कंडीशन का। क्या पॉइंट है बेटा? डिस्टेंस मस्ट चेंज बिटवीन टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स इन बोथ आइसोमर्स। दोनों आइसोमर में जो टर्मिनल ग्रुप है या एटम है उनके बीच में डिस्टेंस चेंज होनी चाहिए। ऑल्सो टर्मिनल एटम्स मस्ट लाई इन सेम प्लेन। टर्मिनल एटम कौन कौन से हैं? जैसे मान लो कि मैं बताऊं आपको, इसको मैंने बोला ए, इसको बोला मैंने बी, इसको बोला मैंने ए, इसको बोला मैंने बी। क्लियर है? इसको हम बोल रहे हैं ए, इसको कहा जा रहा है बी, और इसको कह रहे हैं ए, इसको कहेंगे हम बी। क्लियर है भाई? ये हमारे पास आ गए। क्लियर है? अब देखो टर्मिनल एटम कौन कौन से हैं, मैं सर्कल कर रहा हूं, ये आप लिख लेना। अगर आपको नीड लग रही है तो नोट्स में लिखना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं नोट्स आपको अपने अकॉर्डिंग बनाने। तो टर्मिनल एटम जो बात कर रहा है, टर्मिनल एटम या ग्रुप, तो वो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख गया हमें, ये है इधर और ये इधर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो टर्मिनल वाले हैं ये है, ये समझ में आ रहा है, ये और ये टर्मिनल वाले हैं। सिमिलरली ए, ठीक है, मैं ए बी को सेम सेम कलर से करूंगा अभी, क्योंकि मेरे को कोई पॉइंट समझाना है। ए को मैंने व्हाइट कलर से कर रहा हूं, इधर भी ए व्हाइट से कर दिया, और इसको हम कर देते हैं किससे, बोलिए? ये तो लगभग सेम सा ही लगेगा, पिंक नहीं करेंगे, येलो भी नहीं किया जाएगा, कौन सा किया जाए? ग्रीन भी नहीं करना चाहिए सर होएगा ही नहीं, चलो पिंक कर देता हूं। ये बी और इधर ये बी। तो किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में आपको डिस्टेंस देखनी है, तो मैं ए के बीच में डिस्टेंस देख रहा हूं। अब देखो सबसे पहली बात, ये कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, मस्ट लाई इन सेम प्लेन। किसमें होना चाहिए? सेम प्लेन में होना चाहिए। बात समझ में आ गई बेटा? बिल्कुल क्लियर है बात? ये ऐसा नहीं कि ए दूसरे प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन में है और ये ए मान लो कि एक्स जेड में है या वाई जेड में, नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, सेम प्लेन में ही होने चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम बात करें डिस्टेंस की, तो अगर ये ज्योमेट्री प्लेनर है मतलब जैसे बोर्ड में दिख रहा है वैसे के वैसे ही है। बात समझ में आ गई? तो अगर आप ऐसी बात कर रहे हो कि ये सेम है, तो मैंने इस डिस्टेंस को बोल दिया L1। इस डिस्टेंस को क्या बोल रहा हूं मैं? L1 बोल रहा हूं। बात समझ में आ गई बेटा? ए के बीच में जो डिस्टेंस है वो L1 है। बोले सर ए बी के बीच में डिस्टेंस L1 है, तो ऐसे थोड़ी ना चेक करोगे। इधर अगर ए के बीच में चेक करो तो इस कंपाउंड में भी ए के बीच में ही चेक करोगे। तो इधर जब मैं ए के बीच में डिस्टेंस चेक करता हूं तो मेरे पास ये आता है, और इस डिस्टेंस को क्या बोलूंगा मैं? L2। क्या बोल रहा हूं? L2। क्या L1 और L2 सेम है? सर जब ये प्लेनर है, बता रहा हूं मैं बार बार, ये प्लेनर है, इसी प्लेन में है। बात समझ में आ रही है? अरे नहीं आ रही यार, क्या हो गया तुमको? देखो ये हमारे पास इस टाइप से ये वाला पॉइंट, ठीक है, शार्प वाला पॉइंट, ठीक है, क्या है? ए है, तो इसमें ए ऐसे। क्लियर है? ऐसे। इधर क्या हुआ? तो अब इधर तो सिंपल ये वाली हो गई हमारे पास। दूसरे वाले में क्या हुआ कि इधर जो आपको बी दिख रहा है इसकी जगह ए आ गया, तो अभी डायगोनली लेंथ आएगी। ये ऐसे था बट अभी ऐसे हो गया। बात समझ में आ रही? तो इधर डायगोनली लेंथ आ रही है, तो ये L2 ऑब्वियस सी बात है कि L1 से अलग होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? तो L1 और L2 डिफरेंट होंगे, ठीक है, तो सेम प्लेन में नहीं होने चाहिए। ये सेम प्लेन वाली बात और डायगोनल लेंथ वाली बात सिमिलर है, बट वो अभी उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास कंडीशन थी। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी जीआई होगी, अदरवाइज जीआई नहीं होगी। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है बात? चलिए भाई, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। अब देखिए, अब आपको देखो ये कोई समस्या नहीं आएगी कि ओपन चेन में हमें कैसे देखना है कि वैलेंसी सेम है या नहीं है। बट अगर रिंग आ गई, साइक्लिक कंपाउंड आ गए, तो आपको समस्या आएगी। कैसे आएगी? देखो ये हमारे पास है मान लो ए और ये हमारे पास बी। क्लियर है? और आपसे पूछा कि ये कंपाउंड जीआई तो कर रहा है या नहीं कर रहा। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है सर, हमने देखा। तो अब आपने देखा कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, बोले सर ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये रहा, बिल्कुल सही पहचान है आपकी।
ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब इस कार्बन की वैलेंसी देखी मैंने, ए और बी है अलग, इसकी कैसे देखें, इसकी कैसे देखें? तो अब ध्यान से सुनना, जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो आपको ध्यान से सुनना है। अक्षय कुमार नहीं है इधर कि जो मैं बोलता हूं वो होगा ना, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना है आपको। क्या है बेटा? जो कार्बन हो गया उसको जाने दो, उसके अलावा आपको रिंग में बाकी रिंग के कार्बन देखने। ऐसा नहीं कि इसके साथ कौन कनेक्टेड है, इसके साथ कौन कनेक्टेड, उससे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है कि इस रिंग में कितने कार्बन और है या कितने मेंबर है रिंग के। तो हमारे पास कितने मेंबर से बनी हुई, 1 2 3 4 5, 5 से बनी हुई है। तो आपको क्या करना है, इस कार्बन को 2 ऊपर वाले को दे दिए, 2 नीचे वाले को दे दिए, इसको बीच में से डिवाइड कर दो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो हमारे पास जो इसमें आएगा वो इस टाइप से हो जाएगा। ये आ गया, बात समझ में आई? इसका मतलब इस कार्बन की जो 2 वैलेंसी है वो कौन कौन सी है बेटा? एक वैलेंसी हमारे पास ये, और दूसरी वैलेंसी है ये। इसको काउंट करना है, करो, नहीं करना ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन होगा, इधर चाहे कुछ भी हो। ध्यान से सुनना, अभी नेक्स्ट वाले में बता दूंगा, चलो ठीक है। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये है कि ये और ये सेम है, इसलिए इसमें जीआई नहीं होगी, इसलिए इसमें जीआई नहीं होगी। बोले सर ठीक है, बात हमें समझ में आ गई। तो मेरा अगर आपको जैसे ही समझ में आया तो भैया हम तो है ऐसे ही, हमें आपसे फिर डाउट आ गया। डाउट क्या है? डाउट ये है, ठीक है, हम बहुत कुछ सोच के आए थे कि हम बहुत आगे तक पढ़ा देंगे, बट पढ़ा नहीं पा रहे हैं भाई। डाउट ये है कि हमें ये बताइए कि ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। बोले सर ये तो सेम ही है। बोले ठहरो थोड़ा भाई, तनिक रुको, ये हमारे पास है CH3, क्या हो गया इसको इधर, ये हमारे पास CH3 और इधर है C2H5। बोलो भाई क्लियर है? ठीक है। बोले कि सर सिंपल है, सबसे पहले हमने देखा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सर ये रहा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सर ये रहा, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद हमने राइट वाला कार्बन देखा, ए और बी अलग है, ठीक है। इसके बाद आपने लेफ्ट वाले कार्बन पर बताया कि अगर रिंग का मेंबर है तो मैंने देखा 1 2 3 4 5, तो 1 2 ऊपर वाले को दिए, 1 2 नीचे वाले को दिए, और अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम करें तो हमारे पास ये आ गई सर ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग आ गई। तो सर अब देखो 1 2 इधर गया, 1 2 इधर आया। इस वाले के पास अगर नीचे वाली वैलेंसी देखो सर, इधर आ रहा है C2H5 और इधर जा रहा है हमारे पास CH3, तो सर अलग अलग हो गया, इसलिए ये जीआई शो करेगा। बोले सर देखा आपके स्टूडेंट है, सही करेंगे भैया, लपेट पड़ेंगे लपेट, ये जीआई शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैं आपको बोल रहा हूं कि ये कार्बन ही डिवाइड हो चुका है, ये कार्बन ही डिवाइड हो चुका है। इधर वैलेंसी जब हम देख रहे हैं, हमें नहीं पता आगे कौन कनेक्ट है कौन नहीं है, हम रिंग के मेंबर को देखेंगे। तो हमने देखा कि ये जो रिंग का मेंबर है, इधर CH3 है, इधर C2H5 है, तो ये आधे आधे जाएंगे, मतलब आधा CH3 इसके पास, आधा CH3 इसके पास, आधा C2H5 इसके पास, आधा C2H5 ऊपर वाले के पास। अगर कार्बन ही डिवाइड हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर मान लो कि दूसरी कंडीशन आए, दूसरी कंडीशन कैसे? दूसरी कंडीशन बोले तो अगर मान लो कि कुछ इस टाइप का बने, कैसे? देखो ध्यान से, C इधर है, A इधर है, B और इधर मान लो ये आ गया हमारे पास CH3। क्लियर है? और आपको बोले कि ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ हमें, ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, ये बता दो अब हमें। तो अगर आपको इसको चेक करना है तो देखो फिर से मैं बाइसेक्ट करूंगा, ये मैंने बाइसेक्ट किया। अब देखो हमारे पास, अब इस CH3 को मैं इधर वाले को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये CH3 जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो डिवाइडेड नहीं है भाई दोनों के लिए। अरे ये बाइसेक्ट थोड़ी ना हो रहा है यार, ये तो सिर्फ ऊपर वाली वैलेंसी है ना, इसलिए ये जीआई शो करेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली वैलेंसी अलग है नीचे वाली से, तो इस कार्बन पर दोनों वैलेंसी डिफरेंट है और इस कार्बन पर भी दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, इसलिए ये शो करेगा, ये नहीं करेगा। बात समझ में नहीं आई? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? इधर कार्बन बाइसेक्ट हो रहा है, जिस कार्बन पर अलग अलग है, चाहे इस पे कुछ भी हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आगे कुछ भी हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इस कार्बन कार्बन
डबल बॉन्ड के अबाउट देख रहे हैं तो हम। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं है। दूसरा एक डाउट और आया मेरे को सर, क्या आया कि आपने बोला कि सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली तो चीज हमें समझ में आ गई, बट सर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी तो आपने रिंग में बताया, वो क्यों नहीं देख रहे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी तो आपने बताया था रिंग में, वो क्यों नहीं देख रहे? बिल्कुल बात सही है, मैं किस में देखूं भाई ये तो बताओ। अगर मैंने इधर देखा CH3C2H5, इस कार्बन पर अलग वैलेंसी है, इस कार्बन पर अलग, दूसरा कौन सा, इसको लूंगा तो ये सेम वैलेंसी है, डबल बॉन्ड वाला है तो वो सेम हो गया। अगर मैं इधर देखूंगा तो फिर से वही देखिए सेम है, तो मेरे को डिफरेंट वैलेंसी मिल ही नहीं रही। बात समझ में आ रही? इसलिए मैं रिंग में सिंगल सिंगल बॉन्ड के अबाउट नहीं देख रहा। ध्यान दो, इधर हमारे पास इधर ये है डबल बॉन्ड C, इधर है मान लो D, इधर है हमारे पास E। क्लियर है? और इधर दे रखा है Cl, इधर मान लो दे रखा है Cl, ऐसे कुछ दे दिया। इसमें पूछा कि GI होगी या नहीं होगी, वैसे मैंने टफ ले लिया यार, पहले इसको समझो। हाँ भाई, ये हमारे पास बोले इसमें GI होगी या नहीं होगी, तो इसमें GI होगी या नहीं होगी बताओ भाई? बिल्कुल होगी। कैसे होगी सर? मजे ले रहे हो सर? इसमें तो डिफरेंट वैलेंस ये नहीं, इसके पास एक Cl, इसके पास एक Cl, बाकी तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। बिल्कुल सही बात है, बट बेटा कुछ और भी है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये हमारे पास H भी तो है, तो अब देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड रिंग में होता है, बट साथ ही साथ देखोगे तो इस कार्बन को देखोगे, इसको नहीं देखना है, इस कार्बन के पास देखा H और Cl है, इस कार्बन में भी H और Cl है, इसका मतलब ये GI शो करेगा। बात समझ में नहीं आई? तो जरूरी नहीं वो H दिखाए भाई, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाएगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उधर H है। क्लियर है? ये वाला एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है इसमें, क्या है जो इतना इंपॉर्टेंट है? देखो मैं ऐसे बना देता हूं, इधर डबल बॉन्ड बनाया मैंने और इधर बनाया A और इधर हमने बनाया B। क्लियर है? और इधर हमने मान लो बनाया C या Br रख देता हूं, और इधर हमने लगा दिया मान लो Cl। ठीक है, और अभी आपसे अच्छा क्या पूछा, ये भी Br है। हाँ भाई, अब आपसे पूछा कि GI शो करेगा नहीं करेगा, बोले सर क्या बात कर रहे हो, इस बार तो हम गलत नहीं होने देंगे, इस बार तो हम गलत नहीं होने देंगे। बोले सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमें दिख गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को आपने बोला कि कलर कर देंगे, तो ये हमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख तो गया है, बट अब ये तिरछा होगा ही नहीं, तिरछा तो होगा ही नहीं, तिरछा तो होगा ही नहीं, तो कोई नहीं, हम सिंपल कर देते हैं इसको। ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया। इस कार्बन पर देखा A और B अलग है। अब देखा सर हमने कि इधर हमारे पास 2 ही एटम है, ये तो इसमें आ गया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में, उसके अलावा एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, तो इधर से हमारे पास ऐसे बाइसेक्ट हो जाएगा, ये इधर हमारे पास ऐसे बाइसेक्ट हो गया ये। तो इस वाले में इधर भी वैलेंसी सेम है, इधर भी वैलेंसी सेम है, इसलिए ये GI शो नहीं करेगा, इसलिए GI शो नहीं करेगा। बात समझ में नहीं आई? बोले सर ठीक है, बात आपकी बिल्कुल सही है, ये GI शो नहीं कर रहा। ठीक है, टाइम है अभी अपने पास, तो अगर आपने ऐसा बोल दिया तो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड के अबाउट तो GI शो नहीं कर रहा है, आप बिल्कुल सही हो, बट बेटा इधर भी तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसको भी तो आपको करना पड़ेगा, इधर भी तो रेस्ट्रिक्ट, ये सर्कल मतलब स्क्वायर में मैं रेक्टेंगुलर में इसलिए बंद कर रहा हूं क्योंकि इधर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो मैं इधर लिख दिया मैंने RR। अब देखो डिफरेंट वैलेंसी है नहीं, RR मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, एक Br एक H अलग है, एक Br एक H, तो इधर डबल बॉन्ड के अबाउट तो इधर नो GI, इधर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रही है। रीजन क्या है? क्योंकि ये वाला जो ये वाला जो कार्बन है ऊपर वाला, इस पे हमारे सेम ग्रुप है, ठीक है, बट इधर GI हो रही है, इधर GI होगी, इधर GI होगी। बात समझ में आ रही बेटा? क्यों? क्योंकि इधर Br और H, इधर Br और H अलग अलग है। क्लियर है बेटा? तो इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, ये हमारे पास है होमवर्क के क्वेश्चंस, ये हमारे पास होमवर्क के क्वेश्चंस है सारे, इनमें आपको बताना है कि कौन GI शो करेगा और कौन नहीं करेगा। क्लियर है भाई? और पक्का करके आना है यार, देखो नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा मेरे को, ठीक है, मतलब चैट बॉक्स में दिख जानी चाहिए मेरे को रिप्लाई कि आपने सोल्व किए हैं या नहीं किए। 1 2 3 4 5 6, जैसे अगर 5 तक है, कोई भी बच्चा अगर कमेंट करता है तो आप बस ऐसे लिखना 1 पे Y, 2 पर N, 3 पर Y, 4 पर N, इस टाइप से जो भी आता है आपको। Y मतलब यस और N मतलब नो। उसके अलावा एक होमवर्क का क्वेश्चन ये भी हमारे पास, ये क्वेश्चन भी करोगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। मैं ना इसके जो IUPAC नेम दे रखे इससे स्ट्रक्चर डायरेक्ट बनाऊंगा, पहले बता रहा हूं,
तो वो आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए, क्योंकि आइसोमेरिज्म हम पढ़ चुके, सॉरी नोमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है भाई? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भाई, इसके अलावा कुछ और भी होमवर्क का क्वेश्चन है क्या? और तो होमवर्क का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है भाई, तो ये होमवर्क के क्वेश्चन है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं सिस्ट्रांस भी बता दूंगा, ईजेड भी बता दूंगा, बट बता नहीं पाए। बट कोई नहीं, अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वो चीज कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट। बस ये है कि बेटा अच्छे से पढ़ते रहे, ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाएं, अच्छे से चीजों को रिवाइज करें। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाले, आपको रिप्लाई मिल जाते हैं उधर मोस्टली। और जो भी कॉमन डाउट होता है वो मैं इधर कर लेता हूं। इस बार एक ही डाउट था, वो मैंने कर लिया था। इस सैटरडे संडे के भी मैं नेक्स्ट सैटरडे संडे वाले लेक्चर में काउंट कर लूंगा। ठीक है बेटा, तो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।